तो देखो भाई, जो पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ लिया है वो क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर की 4 टोटल एक्सरसाइज बना रखी है हमने, न्यूक्लियाई जिनकी जनरल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी थी। और उसके बाद हमें न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में पढ़ना था, और फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना था, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना था। 4 पार्ट है इस चैप्टर में, अगर हम अपनी तरफ से बनाए तो। ठीक है, तो हमने जो अब तक पढ़ा है लेक्चर 1 में, ये न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था कि उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और ये क्लासिफिकेशन करके देख लिया था न्यूक्लियाई का। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में इसका साइज, इसकी डेंसिटी, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ये रिलेशन हमने निकाल के देख लिया था। इससे कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है मास को एनर्जी में बदल के, वो सब हमने समझ लिया था। मास डिफेक्ट भी समझ लिया था कि मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज जो हमें पढ़ना है वो कोशिश रहेगी कि बाइंडिंग एनर्जी को समझेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, इसका ग्राफ कैसे आता है वो समझना है, और न्यूक्लियर फोर्स हमें समझनी है। ठीक है, फिर एक लेक्चर का काम बच जाता है कि रेडियो एक्टिविटी बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर पार्ट हट चुके हैं, रदरफोर्ड सो, डी के लो, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब हट चुके हैं, तो बहुत छोटा सा पार्ट है वो। और फिर ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, तो एक लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तो 3 में आज जो कोशिश करेंगे, ये थोड़ा कंसेप्चुअली रिच पार्ट है, जिसके ऊपर ये बस 2 टॉपिक लिए गए ना, तो अच्छे खासे कंसेप्ट आएंगे इसके अंदर, वो देखते क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी से शुरू करते भाई। तो आप लोगों ने मास डिफेक्ट पढ़ लिया है, तो वहीं से बाइंडिंग एनर्जी आ रही कि हमें पता है कि भाई जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अलग अलग प्रोटॉन थे और अलग अलग जो न्यूट्रॉन थे, जब वो अलग अलग रहते थे तो उनका कुछ वजन था, कुछ मास था। लेकिन जब उनको मिला के एक घर के अंदर रख दिया तुमने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक जगह बाउंड स्टेट में रख दिया, तो इनका जो मास आया था वो मान लेते एक्स अमाउंट आया, तो इसका जो मास आएगा वो मास लेस देन एक्स होगा, कम आ रहा था। यानी पहले कुछ ज़्यादा वजन था, अब जब ये इकट्ठे बैठ गए तो वजन कम आ रहा है। तो कम क्यों हो जा रहा है, इसी को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। कि जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड मास था, एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, तो कुछ मास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना मास होना चाहिए, लेकिन जो एग्जैक्ट था, एक्चुअल जो मास था, या जो तुमने एक्सपेरिमेंटली देखा, वो अलग था, वो कम था। तो मास कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, कहीं ना कहीं गायब हुआ है, उसे ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे ही हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। पैरों में बी लिख सकते हैं उसके सबस्क्रिप्ट में, समझाने के लिए कि ये बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी को। या तो तुम ये कह सकते हो कि तोड़ते टाइम जो एनर्जी चाहिए वो, या कह सकते हो जो जोड़ते टाइम जो एनर्जी चाहिए वो, ऐसा करके। और यहीं से मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है, वही हम समझेंगे कि कैसे। तो आप लोग इस ऐसे इमेजिन करो कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई न्यूक्लियाई बना हुआ है, ऑलरेडी कोई न्यूक्लियाई बना हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन रहते हैं, कुछ न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब ये बाउंड स्टेट में बंधे हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, तुम इनको अलग अलग करना चाह रहे हो कि अलग अलग हो जाए, सारे प्रोटॉन अलग चले जाएं, सारे न्यूट्रॉन अलग चले जाएं। तो तुम्हें इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ले भाई एनर्जी पकड़ो, ले भाई एनर्जी पकड़ो, और तुम सारे अलग अलग हो जाओ। तो तुम्हें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, इसको ब्रेक कराने के लिए, सेपरेट कराने के लिए, उस एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एनर्जी तुम्हें देनी पड़ रही है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करके देखते हैं कि अलग अलग प्रोटॉन रहते थे और अलग अलग न्यूट्रॉन रहते थे, इंडिविजुअल थे, सारे सेपरेट थे। तुमने सारों को मिक्स करा के एक घर के अंदर बैठा दिया कि सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन को एक जगह बाउंड कर दिया। तो तुमने क्या किया है, न्यूक्लियाई बनाया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिला के न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कराई। तो इस केस में होगा क्या कि मास गायब होगा। मास कैसे गायब होगा, देखो टोटल इनका वजन आएगा कुछ ज्यादा, और बाद में जब इसको तोल के देखोगे तो वजन आएगा कम। यानी मास गायब हुआ है। वो मास कहाँ गया, वो मास बदल गया एनर्जी की फॉर्म में, और वो बाहर रिलीज हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जब तुम न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर रहे होगे, यानी क्रिएशन चल रहा होगा, फॉर्मेशन चल रही होगी, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती। पिछले केस में क्या हो रही थी, तुम्हें देनी पड़ रही थी, अब तुम्हें मिल रही है, तुम्हें मिलेगी, न्यूक्लियाई तुम्हें देगा कि लो भाई पकड़ो एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियाई बन चुका है, तो
उस टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको भी हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अभी भी पल्ले नहीं पड़ा कि क्या चीज है। तो इसको ऐसे समझ लो भाई कि जब न्यूक्लियाई था तो इसका वजन था कम, ऐसे याद रखो तुम इसको बस। और जब अलग अलग न्यूक्लियन है तो इनका वजन आता है ज़्यादा। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि जब न्यूक्लियाई होता है उसका वजन होता है कम, और अलग अलग न्यूक्लियनों को तोलते इकट्ठा करके तो वो आता है ज़्यादा। तो यहां से इस स्टेट में जा रहे हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, न्यूक्लियाई को तोड़ रहे हो, सेपरेशन करवा रहे हो। तो सेपरेशन जब करवाएंगे, देखो नीचे वाली रिएक्शन, तुम क्या कर रहे हो, न्यूक्लियाई का सेपरेशन करवा रहे हो, न्यूक्लियाई में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी उसके न्यूक्लियनों को सेपरेट कर रहे हो। तो कम वजन है और तुम्हें वजन बढ़वाना है उनका, यानी उनका मास क्रिएट करवाना है। तो मास बनेगा कैसे, मास को क्रिएट कैसे करवाएं, तो मास को हम क्रिएट करवा सकते हैं कैसे, E इक्वल होता है mc²। तो अगर कहीं पे तुम्हें मास क्रिएट करवाना है, इसका मतलब कुछ एनर्जी दो, कुछ एनर्जी से ही मास बनेगा, एनर्जी से मास बनेगा और मास से एनर्जी बनेगी, यही तो आइंस्टाइन ने बताया था। तो अगर तुम्हें मास बनवाना है, मास ही तो बनवाना है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से ज्यादा मास में जाना है, इंडिविजुअल लेके जाना उनको, उनके वजन को बढ़वाना है, तो इसका मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। लो भाई एनर्जी पकड़ो, इसका अपना मास बना लेना, अपना वजन बढ़ा लेना और सारे अलग हो जाओ, ऐसी तो बात हुई। तो इस केस में तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी जो तुमने दी है। अब उल्टा कर रहे हैं, ये ज्यादा मास का ही था और ये कम मास का ही था, हम अब उल्टा कर रहे हैं, इसको पकड़ के वापिस से, इन सारों को पकड़ के वापिस से न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो अब फॉर्मेशन चल रही, क्रिएशन चल रही। तो क्रिएशन करते टाइम क्या होगा, तुम्हारे पास मास है ज्यादा और तुम्हें मास करना है कम। तो कम मास करने, इसका मतलब मास का लॉस करवाओगे तुम, कि भाई हमारे पास ज्यादा मास है, मास बाहर फेंक दोगे, कि भाई मास जाए बाहर और हमारा मास हो जाए कम। तो जैसे तुम मास को बाहर फेंकोगे, उस मास की क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी, और वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस केस में एनर्जी बाहर आएगी, ना कि तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हारे तो खाते में आएगी, तुम्हें मिलेगी। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके से भाई हमने इसको डिफाइन कर दिया है बाइंडिंग एनर्जी को, कि एनर्जी जो हम एक्सटर्नल देते हैं उसको सारे सेपरेट करवाने के लिए, न्यूक्लियनों को सेपरेट करवाने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, या फिर सेपरेट करवाने के बजाय उनको बनाना है, इकट्ठा करना है एक जगह। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे भी डिफाइन करी जा सकती है कि अगर तुम्हारे पास फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थे, अगर तुम्हें एक इकट्ठा ला के रखना है, उनको इकट्ठा ला के रखना है, स्टेबल न्यूक्लियस बनाना है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो भी इतनी ही होगी। ठीक है, तोड़ना है तो कितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, वो बाइंडिंग एनर्जी है। या जोड़ना है तो जुड़ने पे तुम्हें कितनी एनर्जी मिलेगी, वो भी बाइंडिंग एनर्जी ही है। ठीक है भाई, अब इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि तोड़ने के लिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है, और उसको तुम ऐसे मान लो कि किसी गड्ढे में पड़ा हुआ है। स्टेबल लोगों की एनर्जी कम होती है, फिजिक्स में एक रूल चलता है कि लेस एनर्जी मोर स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, हम जमीन पर रहे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो हम स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दे, तुम्हें 20 मंजिल ऊपर बिल्डिंग पे ले जाके खड़ा कर दे, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो तुम लेस स्टेबल हो गए, तुम मतलब क्या है, एकदम से ग्रेविटेशनल फील्ड में गिरोगे ऊपर से, तो तुम लेस स्टेबल हो गए। तो स्टेबिलिटी अगर तुम्हें अचीव करनी है तो एनर्जी होनी चाहिए कम, यानी अगर तुम्हें स्टेबल रहना तो जेब में पैसे होने चाहिए कम, ज्यादा पैसे रहेंगे उछल कूद ज्यादा करोगे तुम। तो अगर तुम्हारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कैसी है, कम है, वो गड्ढे में है, वो कर्जे में। तो कर्जे में इंसान ठीक रहता है, ठीक है, उछल कूद कम करता है। तो वही चीज है, तुम्हें फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो जो ट्रैप्ड है ना, जो न्यूक्लियस नीचे गड्ढे में पड़े हुए हैं, कर्जे में पड़े हुए हैं, तो तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी जितना अमाउंट उनको एनर्जी की फॉर्म में देना पड़ेगा कि लो भाई पकड़ो और ऊपर चढ़ के आ जाओ। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसका मतलब क्या है, वो उतना ही गहरा गड्ढा है भाई, जितने गहरे गड्ढे में पड़ा होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, लो भाई अपना कर्जा मिटाओ ऊपर आओ। तो ऐसो को तोड़ना बहुत ही हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि भाई वो पहले से बहुत गहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी तुम खिलाओगे जब जाके वो बिखरेंगे, यानी जब जाके वो ऊपर निकल के आएंगे, जब जाके न्यूक्लियॉन्स अलग अलग होंगे, इसका मतलब मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी होगी उनकी तो वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा ऐसे कर, ये तुम क्रिएशन वाला समझ ही गए होंगे।
तो बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये कि मास डिफेक्ट बस कैलकुलेट कर लो और उसको बस स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो मास से एनर्जी कितनी होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा तुम्हारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 3 सवाल दिए गए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3। तो 13.1, 2, 3 जो तीनों सवाल हैं वो इसी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले पे हैं, वो हम आज करके देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर। बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो अच्छी खासी इमेज नहीं देती हमें। जैसे हम जब सवाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये यूरेनियम है या यहीं बिस्मिथ होता है, तो जो बिस्मिथ है उसकी बाइंडिंग एनर्जी अच्छी खासी आएगी, 1600 1700 कुछ आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आयरन की निकालेंगे तो वो कुछ कम आएगी, 400 500 ही आएगी, ऐसी कुछ आएगी। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी तो बिस्मिथ की ज़्यादा है, इसका मतलब तो बिस्मिथ ज़्यादा स्टेबल हुआ, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये कम स्टेबल हुआ। भाई ऐसा लग रहा है ना, बाइंडिंग एनर्जी कम तो इसको मतलब कम एनर्जी देते ही टूट जाएगा, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको जब जाके टूटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा इसलिए नहीं होता कि इसके अंदर इंसान है, बिस्मिथ के अंदर 209 लोग हैं जिनको वो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसके अंदर 56 लोग ही हैं। तो तुम देखो 56 को 400 खिला रहे हो और एक 209 लोगों को 1600 खिला रहे हो, तो तुम 1600 का खर्चा करके 200 लोगों को फ्री करवा रहे हो, और एक 400 का खर्चे से 56 लोग फ्री हो रहे हैं। तो यहां जब तुम कैलकुलेट करोगे ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि सारे न्यूक्लियनों को नहीं, टोटल सारे न्यूक्लियाई को नहीं तोड़ना मेरे को, जितने उसके अंदर इंसान रहते सारे न्यूक्लियनों को ब्रेक नहीं करवाना मेरे को तो बस एक निकालना है चुपचाप उसमें से, मेरे को तो एक निकालना है। तो एक निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी आएगी, तुम 1600 से 209 को डिवाइड करके देख लेना, और 400 को 56 से डिवाइड करके देख लेना, तो आएगी। जब वो कैलकुलेट करेंगे जब देख लेना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की ही ज्यादा आएगी बिस्मिथ के मुकाबले। यानी आयरन के अंदर से एक न्यूक्लियन को निकालना है तो तुम्हें ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर बिस्मिथ में से निकालना है तो कम एनर्जी से काम चल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी से पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज्यादा क्लियर होती है। कि टोटल न्यूक्लियाई की पूरी मत बताओ, न्यूक्लियाई की पूरी बाइंडिंग एनर्जी मत बताओ मेरे को तो ये बताओ बस एक न्यूक्लियन को फ्री करवाने के लिए, सारे न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए नहीं, एक न्यूक्लियन को फ्री करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, बस मेरे को तो भाव बता दो, रेट क्या चल रहा है, कि भाई आयरन में से एक न्यूक्लियन बाहर निकालना है तो किस रेट से निकलेगा, और उसमें से दूसरे वाले में से निकालना है तो किस रेट से निकलेगा। ठीक है, जब वो न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा। चॉकलेट के डब्बे की एनालॉजी ले लेंगे कि भाई एक चॉकलेट का डब्बा तुमने खरीदा है 1500-1600 रुपए का, पर उसमें चॉकलेट आई 200, पर एक चॉकलेट का डब्बा तुमने खरीदा है 400-500 रुपए का, पर उसमें चॉकलेट आई 50, तो महंगी कौन सी पड़ी? तो वो तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें अपना आप पता चल जाएगा कि रेट किसका ज़्यादा चल रहा है। तो हमें तो रेट पे ध्यान देना है, ना कि टोटल अमाउंट पे, कि महंगी कौन सी पड़ रही है इंडिविजुअल एक अकेली। तो जब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखा गया, तो देखो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो देखो वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर वैल्यू किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना। और नीचे लिखा हुआ है मास नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को ही तो हम मास नंबर कहते थे कि कितना इंसान रहते हैं। तो अगर किसी एटम के अंदर, जैसे यहां देखो वैल्यू 50, 100, 150 ऐसे बढ़ती जा रही, और यहां बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम 10 तक जा रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो तुम्हारे पास मान लेते हैं जैसे कि भाई हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब क्या है, तो इनके मास नंबर कम है, तो ये इस तरफ ही रहेंगे। 50 के आसपास कौन चला जाएगा, आयरन चला गया, देखो 56, ठीक है। फिर 100 के आसपास ये चला गया मोलिब्डेनम, ऐसे करके। फिर ये 200 के आसपास चले गए हैं, 200 250 के आसपास चले गए यूरेनियम वगैरह। डब्लू होता है टंगस्टन, ऐसे करके। तो इस तरीके से मास नंबर बढ़ता जा रहा है। जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये एक्सपेरिमेंट से निकाली गई, एक्सपेरिमेंट से क्या कर रहे थे हम, भाई आयरन रखा, आयरन को क्या कहा, ले भाई एनर्जी पकड़, एक न्यूक्लियन बाहर फेंक दे। तो उसने कहा कि ला भाई निकाल दूंगा बाहर, पर मेरे को तो 8.5 या 8.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पड़ेंगे, जब जाके मैं एक बाहर फेंकूंगा। यानी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कह रहा है इतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो मैं अपना एक न्यूक्लियन बाहर फेंकूंगा, नहीं तो नहीं फेंकूंगा। फिर तुम गए इसके पास, ड्यूटेरियम के पास, कि भाई ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन देना, एक न्यूट्रॉन देना। तो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा ये अपना न्यूक्लियन, समझे। तो इसका मतलब उसमें से आजाद करवाना है तो कम खर्चा लग रहा है, कम जोर पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही तुम गए इसके पास यूरेनियम, यूरेनियम के अंदर देखो 238 लोग रह रहे हैं,
इंसान बहुत ज्यादा है, और तुम इसमें से कह रहे हो कि लाओ भाई एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन निकाल के देना, यानी एक न्यूक्लियन बाहर निकाल के देना न्यूक्लियस में से। तो तुमने जो एनर्जी देनी पड़ी वो देखो 8 से नीचे, 8 है ना जो ग्राफ में, 8 की जो लाइन है उससे भी नीचे है, ये 7 पॉइंट कुछ है। अब यहां से इस ग्राफ से अजीब से ही रिजल्ट निकल रहे, तुम गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है भाई, जब उस घर में यानी उस न्यूक्लियाई के अंदर ज्यादा इंसान रह रहे हैं, ज्यादा इंसान रह रहे हैं, तो भी हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। यानी 250 लोगों के इंसान के उस खानदान में से एक इंसान को बाहर निकालना है तो कम खर्चे से निकल जा रहा है, कम जोर लगाना पड़ रहा है। और जब बहुत कम इंसान रहते हैं घर में, जब भी बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब ये 30 से लेके और ये जब 170 के बीच का जो ग्राफ है ना, ये 8 के ऊपर ऊपर चल रहा है, यानी जिनका मास नंबर 30 से ऊपर है और 170 से नीचे नीचे, इनमें थोड़ा सा खास है। इस घर में से अगर किसी इंसान को निकालना है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी लग रही है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रही है, और सबसे ज्यादा तो आयरन में से लग रही है। ठीक है, इन वालों में क्या हो रहा है, कम लग रही है, देखो ये आसानी से निकाल देते हैं, और इन वालों में से भी कम लग रही है ना। तो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें क्या पता चलता है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं वो हमें समझने। तो इस ग्राफ के 3 तुम्हें अलग अलग रीजन दिख गए होंगे, कि एक तो इस तरफ का रीजन था जिसमें 30 से नीचे नीचे के मास नंबर हैं, एक इधर का रीजन है जिसमें 170 से ऊपर ऊपर के मास नंबर हैं, और बीच वाला यहां पर फंसा हुआ है जो 30 से 170 के बीच का है, वो यहां पर है। यहां पर तो चीज स्ट्रेट सी हो गई, ऑलमोस्ट सेम सा हो गया, 8, 8.5, 8, 8.5 की रेंज चल रही है, और ये नीचे रहते हैं सारे, इस तरफ के भी नीचे, इस तरफ के भी नीचे। तो जब एक तो ध्यान रखना भाई, जब ये अगर पेपर में आ जाता है तो तुम इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो ये पेपर में आएगा तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा जिगजैग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसको प्रैक्टिस करना बार बार ड्रॉ करके, कि ये पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे 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 करके, फिर ऐसे जा रहा है, तो थोड़ा सा जिगजैग सा है, इसको ड्रॉ करके देखना बार बार। दूसरी चीज इसमें गौर करोगे कि जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, वो पीक पे बैठे हैं। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, 12 और 16 ऊपर है, लेकिन 14 नीचे देखो, क्योंकि ये 14 4 का मल्टीपल नहीं। अब ये क्यों होता है पता नहीं, क्या पता न्यूक्लियाई को कोई अपना ये क्वाड्रेंट पूरा करना हो, जैसे होता है ना एटम्स में ऑक्टेट पूरा होते स्टेबल हो जाते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों दिखा रहे। अब बात स्टेबिलिटी की आई है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी के बारे में क्या पता चलता है। तुम खुद सोच के देखो भाई, मेरे पास आयरन है, आयरन के अंदर 56 इंसान रहते हैं, एक इंसान को बाहर निकालना है तो तुम्हें ज्यादा खर्चा लग रहा है। एक इस तरफ है यूरेनियम, यूरेनियम के अंदर 238 इंसान रह रहे हैं, इसमें से एक न्यूक्लियन यानी एक इंसान को बाहर निकालना है तो कम खर्चा लग रहा है। इसका मतलब स्टेबल कौन सा है ज्यादा, स्टेबल तो आयरन हुआ ना, यानी आयरन को तोड़ना मुश्किल है, यूरेनियम को तोड़ना आसान है। तो इस ग्राफ से हमें सबसे बड़ी चीज जो पता चलती है वो स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहां पर भाई 3 रीजन है, हमने देख लिए कि एक रीजन तो है जो 30 से नीचे नीचे चल रहा है, एक रीजन है जो 170 से ऊपर ऊपर चल रहा है, एक रीजन ऐसा है जो बीच में चल रहा है। अब इनके बारे में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है समिट ऑफ द स्टेबिलिटी, सबसे ऊपर पीक पे कौन रहता है, आयरन रहता है, जिसकी कितनी होती है 8.75, यानी मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द यूनिवर्स, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। देखते भाई इससे क्या क्या मेन फीचर है, क्या क्या कंक्लूजन है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइनें उठा के लाया हूं, फिर इन लाइनों को समझा के दिखाऊंगा आपको मैं कि क्या कहना चाह रही है लाइनें। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि इस ग्राफ के भाई कुछ फीचर्स हैं, यानी कुछ खासियत है, और इन खासियत से तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इन खासियत से तुम लोग क्या समझ सकते हो, वो कंक्लूजन है। तो 2 खासियत बता रखी हैं, 2 फीचर्स बता रखे हैं, और उन 2 फीचर्स में से 4 कंक्लूजन निकाल रखे हैं। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ब्लूप्रिंट समझाया था कि भाई इस चैप्टर से एक तो 0.5 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, एक 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और एक 1.5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये देखो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी के थे, और ये नॉलेज कैटेगरी के, नॉलेज यानी थोड़ा आसान सा कि सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड या फैक्ट लो, कोई भी चीजें याद आ जाए। तो क्या तुम्हें ये नहीं कह सकते कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है उस कर्व के 2 फीचर बता दो, 1.5 नंबर का सवाल हो गया ना, सीधा सीधा यही 1.5 नंबर का सवाल बन जाएगा। तो देखो इसके क्या फीचर है, ये कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको अब हम क्या कहेंगे, देखो बाइंडिंग एनर्जी को तो हम डिनोट करते थे ईबी से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिनोट करें हम ईबीएन से। अब ये कैसे आती है, तो पहले इसका फॉर्मूला ही समझ लेते हैं।
वापिस से चलते हैं, फॉर्मूला ही समझ लेते हैं। भाई देखो, हमने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मास डिफेक्ट से कैलकुलेट होती है, कितना मास का डिफेक्ट है उतनी बाइंडिंग एनर्जी लगती है। ये मास डिफेक्ट कितना होता था, मास कैलकुलेटेड मतलब मास एक्सपेक्टेड और माइनस मास एक्चुअल, कि कितना तुमने एक्सपेक्ट किया था कितना एक्चुअल आया है। तो कितना एक्सपेक्ट किया था कि भाई इसके अंदर Z प्रोटॉन थे और इसके अंदर A माइनस Z न्यूट्रॉन थे, तो सारों का वजन मैंने जोड़ दिया, तो ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसमें से एक्चुअल घटा दूंगा, तो ये हो गया मेरा टोटल मास का डिफेक्ट, और इसको मैं C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें इसको भाई डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वो क्या होती है, सारे न्यूक्लियनों को डिवाइड करने से आती कि भाई 56 लोगों को इतनी एनर्जी लगती निकलने के लिए 400 500, तो एक को निकलने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में, टोटल बाइंडिंग एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियनों को डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं, फीचर के बारे में बता रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कहां पर, जब तुम्हारे मास नंबर 30 से 170 के बीच चल रहा था तो ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। बीच में देखा ना, प्लेटू जैसा था, बिल्कुल 8 साढ़े 8 के बीच में घूम रहा था, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जा रहा था। द कर्व हैज ए मैक्सिमम ऑफ 8.75 फॉर द ए इक्वल 56। ये किसके लिए था, ए इक्वल 56 आयरन के लिए। तो ये कह रहे हैं आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज्यादा आई है, एंड हैज ए वैल्यू फॉर 7.6। 7.6 किसके लिए आई थी, यूरेनियम 238 के लिए आई थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो ये क्या बात बोल गए, ये कह रहे हैं बीच में जो ग्राफ है फ्लैट क्यों रहता है ना, ऐसा कह रहे हैं कि ग्राफ बीच में फ्लैट रहता है, ये तो उसका फीचर है। उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हमारी बात रहेगी। जैसे सुनो, हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था रदरफोर्ड का, वो कह रहा था कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनस्कैटर्ड चले गए, अनडिफ्लेक्टेड चले गए। वो तो फीचर था उस ग्राफ, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट का। उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो हम निकालेंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा भाई, सारा खोखला है, खाली है, एम्प्टीनेस। ठीक है, तो ऐसे ये कह रहे भाई ग्राफ आ रहा है बीच में फ्लैट, तो उससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे। अभी ग्राफ ने तो बोल दिया बीच में से फ्लैट है, बस वो इसका काम खत्म हो गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो ग्राफ, वो बोल रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर होती है, कम होती है, कहां पर, बोथ, दो जगह पर, लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो 30 से नीचे आते हैं उनके लिए भी, और जो हैवी न्यूक्लियाई है यानी जो 170 के ऊपर आते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी उनके लिए कम होती है। तो ये चीज है, मतलब ऐसा ही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कह रहे हो कि ज्यादातर तो सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल पे, वो बात है। तो भाई उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसेंट्रेटेड है, बहुत हाई रिपल्सिव फोर्स लगी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए। वो तो हमने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ऐसे इन्हें दो बात बोल दी कि भाई जो ग्राफ है ना, ग्राफ के दो फीचर क्या बता दिए कि जो बीच का रीजन है वो तो कॉन्स्टेंट सा है, और जो इधर वाले रीजन है हैवी न्यूक्लियाई के ये वाले, और ये जो इधर लाइट न्यूक्लियाई वाले, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती कम। बस ये दो फीचर बता दिए। अब हम इनसे कंक्लूजन निकालेंगे। देखो क्या कंक्लूजन निकलता है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई कंक्लूजन ये निकलेगा कि तो तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, यानी अच्छी खासी आ रही। इसका मतलब जो अंदर न्यूक्लियंस हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी फोर्स से बंधे हुए हैं, जिनको तुम्हें तोड़ने के लिए मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लग रही है, बहुत अच्छा खासा जोर लग रहा है तुम्हें, ऐसे हल्के से नहीं निकल जाते। तो एक तो ये बात पता चल रही है। दूसरी बात जो है, पहले वाली फीचर से ही दो बात निकालेंगे और नीचे वाले फीचर से, सेकंड वाले फीचर से भी हम दो कंक्लूजन निकालेंगे। तो वो क्या है, वो ये हो जाएगा कि भाई 30 से 170 के बीच में ग्राफ फ्लैट क्यों है। वो फ्लैट इसलिए है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंसान अगर घर में 35 हैं या 165 है तो 30 170 के बीच में ना, तो यहां से निकालने के लिए भी तुम्हें जोर पड़ेगा 8 साढ़े 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहां से भी एक इंसान को निकालने के लिए 8 साढ़े 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही जोर पड़ेगा। यानी यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि भाई चाहे तुम्हारा न्यूक्लियस 30 से 170 के बीच में कहीं भी हो, यानी न्यूक्लियर जो फोर्स है, अंदर जो कुछ फोर्स लग रही है, जो बाउंडेशन है उनके ऊपर, जो बाइंडिंग फोर्स है उनके ऊपर, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियन पे डिपेंड नहीं कर रही कि 30 है 40 है 50 है 60 है 100 है 150 है, उससे डिपेंड नहीं करेगी घर में इंसान कितने,
सब में से निकालने के लिए 8 साढ़े 8 का खर्चा लग रहा है। तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ दी मास नंबर है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। और इसी चीज से हम कहेंगे क्या, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी। आगे मैं समझाऊंगा, न्यूक्लियर फोर्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आपको ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी बस इतनी सी है कि जो अंदर न्यूक्लियाई रहते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूक्लियन रहते हैं वो बस आसपास के 2-4 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। तो बाकी चाहिए उसके लेके पूरे में 150 भरे हुए हों चाहे 40 भरे हुए हों, उससे कोई असर नहीं पड़ता। इसकी बातचीत बस 4-5 लोगों से चल रही है, और अगर तुम्हें इससे बाहर निकालना है तो इन 4-5 लोगों के खिलाफ तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, चाहे 150 थे और चाहे 50 थे। यानी ऐसा है, तुम क्लास में बैठते हो तो क्लासरूम में तुम्हें अपनी बेंच के आसपास के लोगों से ज्यादा बातचीत रहती है कि अपना जो बेंच मेट है, 3-4 जो तुम्हारे होते हैं ना, बिल्कुल पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप वाली बात है कि चाहे क्लासरूम 400 लोगों का हो, मतलब सॉरी 150 लोगों का हो या 40 लोगों का हो, उससे तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता। क्लासरूम बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें जो असर पड़ता है वो असर पड़ता है तुम्हारे सिर्फ बेंच मेट से, कि बेंच पे कौन बैठा है तुम्हारे पास। तो तुम्हें 3-4 लोगों से मतलब है, तुम्हारा इंटरेक्शन 3-4 लोगों से। तो इसका मतलब अगर 30 लोगों की क्लास से तुम्हें बाहर निकालना है, जब भी वो 3-4 लोगों के खिलाफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और 150 लोगों की क्लास से बाहर निकालना है, जब भी तुम्हें 3-4 लोगों के खिलाफ ही एनर्जी देनी पड़ेगी, जब भी तुम बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ने से कुछ असर नहीं पड़ रहा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी दैट ए गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंस ओनली द न्यूक्लियॉन्स क्लोज टू इट। जो उसके आसपास लोग होते हैं उन्हीं को इन्फ्लुएंस करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। तो हमें न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना है, तो पहली जो फीचर है उससे हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता चल रहा है। कैसे, कि भाई मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो एनर्जी देनी पड़ रही है न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब अंदर कोई फोर्स है जो उनको जकड़े रखी है, पकड़ के रखी हुई है, जिसके जो कोई ग्लू है जिसमें वो चिपके पड़े हैं, उनको निकालने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा जोर पड़ रहा है। दूसरी बात कि वो 30 से 170 के बीच में बराबर ही जोर पड़ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ने से वो फोर्स बदलती नहीं है, वो फोर्स बस आसपास के इलाके में लग रही है। तो कुल मिला के हमें न्यूक्लियर फोर्स की तरफ इशारा कर रहा है ये पहला फीचर। दूसरा जो है, और अगली एक्सरसाइज हमारी यही है कि न्यूक्लियर फोर्स, और अगला जो है वो इशारा कर रहा है घुमा फिरा के भाई न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। ये फिशन फ्यूजन ये सब क्या होता है, इनकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें देखना है कि कैसे। ये कह रहे कि लाइट न्यूक्लियाई हो चाहे हैवी न्यूक्लियाई हो, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। तो देखो उससे क्या है, उससे कुछ सवाल बनेंगे। जैसे हमने कंक्लूजन नंबर 2 निकाला ना, पहला वाला तो ये था कि अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है, दूसरा वाला क्या था कि बीच में से फ्लैट कर्व है, तो उसका कारण मैंने समझा दिया कि फ्लैट कर्व क्यों है। अब अगला तीसरा कंक्लूजन देखते हैं। तीसरा कंक्लूजन ये कह रहा है कि भाई वो जो 170 से जो ऊपर वाले इंसान है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, कम, यही कहना चाह रहे हो ना तुम। और अगले में ये कह रहे हो चौथे में, चौथा कंक्लूजन ये निकलेगा यहां से कि जिनकी 30 से कम है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इसका मतलब अगर किसी घर में 200 लोग रहते हैं तो अगर वहां से एक इंसान निकालना है तो बहुत कम खर्चा लगता है। 20-25 रहते हैं, वहां से एक इंसान बाहर निकालना है तो बहुत कम खर्चा लगता है। तो कम क्यों लगता है वो समझा रहे। वो कम इसलिए लगता है भाई कि जो मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घर में 240 लोग रहते हैं, तो अच्छा खासा हैवी न्यूक्लियर, अच्छा खासा बड़ा घर है, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है कंपेयर टू ए न्यूक्लियस ऑफ 120। अगर किसी घर में 120 लोग हैं और एक घर में 240 लोग हैं तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इस घर में से बाहर निकाला जा सकता है आसानी से, इस घर में से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि 30-170 के बीच के रेंज वाला है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये नीचे वाला कम स्टेबल है। इसका कारण क्या है, कारण है वही सैचुरेशन की, नहीं सैचुरेशन नहीं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हम देखेंगे कि कैसे फिशन और फ्यूजन कैसे ये इंड्यूस करवाते हैं इसके अंदर, वो सारी चीज हमें समझनी है। पर जो हमें हमें जो फीचर मिला है कि 30 से नीचे है और 170 से ऊपर है तो बाइंडिंग एनर्जी कम आ रही है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इस हैवी वाले से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तीसरा कंक्लूजन ये है कि जो 120 वाला है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है 10। इफ ए न्यूक्लियस जिसका 240 मास नंबर है वो 120 में टूट जाए,
दो टुकड़ों में टूट जाए तो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एनर्जी वुड बी रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो तुम्हें क्या करना है, 240 का जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कम है, आसानी से इससे इंसान निकल जाता है। तो ये क्या करेगा, दो लोगों में टूट जाएगा पहले से ही, 120 और 120। ऐसा जरूरी नहीं 120 में टूटे, ऐसा भी हो सकता है कि 140 और 100 में टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ऐसे करके कई सेट बन जाते हैं, किसी किसी में टूट जाता है, वो देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन में कि कैसे कैसे टूटता है। तो टूट गया, इसकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ऐसा है, कुछ ऐसा समझो कि ये इंसान कर्जे में है, पर थोड़े से एनर्जी देने से कर्जे से बाहर आ जाता है, बिखर जाता है। बिखर जाता है मतलब इसका न्यूक्लियन फ्री हो जाते हैं। और ये जो इंसान है ये ज्यादा कर्जे में, ये ज्यादा स्टेबल है। तो तुम इनको ज्यादा एनर्जी दोगे, ज्यादा पैसे दोगे, जब ये बाहर निकलेंगे। तो ये क्या कर रहा है, कम कर्जे से ज्यादा कर्जे की तरफ जा रहा है, ज्यादा गड्ढे में जा रहा है, और ज्यादा गड्ढे में जाना चाह रहा है कि मेरे को निकालना ही मुश्किल हो जाए, लोग मेरे न्यूक्लियनों को फ्री ना करवा सके। तो ज्यादा गड्ढे में जाएगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। भाई तुम अपनी एनर्जी पकड़ो, मैं तो चला स्टेबल होने। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस प्रोसेस में टूट रहा है। इसे ही हम कहते हैं क्या, फिशन। तो ये यहां से हमें क्या पता चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ ये इशारा कर रहा है कि हैवी न्यूक्लियाई टूट जाते हैं इस अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अब लाइट न्यूक्लियाई पर आते हैं। लाइट न्यूक्लियाई वालों का क्या खेल चल रहा है, जिनके घर में 30 से कम इंसान रहते हैं, तो मान लेते हैं किसी में 10 ही रहते हैं, 10 से कम ही रहते हैं, और वो जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाना चाह रहा है, वो 30-40 की कैटेगरी में जाना चाह रहा है। तो क्या होता है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज्ड हैवियर न्यूक्लियाई, जो बन के तैयार होगा ना 30-40 वाला, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है किसके मुकाबले, लाइटर न्यूक्लियाई के, जो हल्के हल्के मिले थे ना, उससे ज्यादा स्टेबल होता है वो। तो फिर से यही कहानी कि इसका मतलब क्या हुआ है कि यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, वही हमें पढ़ना है फ्यूजन प्रोसेस में। तो यहां पर क्या हुआ है, जुड़ा है। यहां पर क्या हुआ है, आपस में दो हल्के हल्के न्यूक्लियस, जैसे किसी का था 20 और किसी का था 20, जुड़ के हो गए 40, तो 30 से 170 की कैटेगरी में चला गया ना। तो इस घर से इंसान निकालना मुश्किल है, इनसे निकालना आसान था। इसका मतलब ये कम कर्जे में थे, इनसे इंसानों को गड्ढे से बाहर निकालना आसान था। लेकिन ये ज्यादा कर्जे में, इससे निकालना मुश्किल है। ये 8.5 वाली कैटेगरी के हैं, ये 1.2 या 3 पॉइंट ऐसे 7 पॉइंट ऐसे कुछ कैटेगरी के हैं। तो ये ज्यादा कैटेगरी, ज्यादा कर्जे वाले, 8.5 लाख का कर्जा है इनके ऊपर, और ये 1-2 लाख कर्जे वाले। तो ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर्जे में जा रहे हैं, ज्यादा कर्जे में, ज्यादा गड्ढे में जा रहे हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इनको बाहर लाने के लिए। तो क्या एनर्जी रिलीज करके जाएंगे क्या, हाँ ऐसे ही जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, बाहर फेंक देंगे एनर्जी, और ये कहेंगे हम चले स्टेबिलिटी लेने गड्ढे में। ठीक है, ऐसे चले जाएंगे। अभी इसमें जो मिसकंसेप्शन हो जाता है कि दोनों प्रोसेस में मास कैसे लॉस हुआ, वो आगे समझने वाले हैं। ऐसा लगना चाहिए ना कि भाई एक तो प्रोसेस अपोजिट होनी चाहिए थी, उसमें एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो इसमें तो ऑब्जर्व करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता भाई, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज ही होती है, वो समझेंगे अब हम। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सवाल क्या फ्रेम कर सकते हैं कि हैवी न्यूक्लियाई हमेशा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, यानी वो टूटता क्यों है, और हल्के न्यूक्लियाई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ते क्यों है आपस में। तो जुड़ते क्यों है भाई, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, और वो टूटते क्यों है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, यही तुम्हारा आरबीएससी का बोर्ड का सवाल है, मॉडल पेपर का 1 नंबर का। मैं कहता हूं ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी का, तो वो यही है, दिखाया था लेक्चर नंबर 1 में। अब जो सुनो, यहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया है, कंक्लूजन निकाल लिया है कि भाई ये अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरफ इशारा कर रहा है, और सैचुरेशन प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है। यानी पहली वाली जो बात थी, पहली वाला जो फीचर था, वो तो इंडिकेशन दे रहा है तुम्हें न्यूक्लियर फोर्स की तरफ, और जो दूसरे वाला है वो तुम्हें इंडिकेशन दे रहा है न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की तरफ। तो चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक यही है, बीच में रेडियो एक्टिविटी आता है बस थोड़ा बहुत सा। तो हमें ये सैचुरेशन समझना है, सैचुरेशन क्या होता है। वैसे मैंने आपको क्लासरूम के उससे एग्जांपल से समझा दिया, पर फिर से समझा रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियन है, तो उसकी बातचीत अगल बगल के 4-5 लोगों से ही चलती है। अगर भीड़ बढ़ेगी, जब भी इसकी बातचीत इतने लोगों से ही रहेगी कि कितनी भीड़ बढ़ती चली जाए। तो यहां से अगर निकालना है तो भी उतनी एनर्जी लगेगी, यहां से अगर निकालना है तो भी उतनी ही एनर्जी लगेगी। इसको तुम ऐसे समझ लो, एक एनालॉजी ले लेते हैं, क्या, क्राउडेड ट्रेन की एनालॉजी ले लेते हैं। क्राउडेड ट्रेन,
जैसे अगर कम भीड़ भाड़ है, जब भी तुम 4-5 लोगों से इंटरेक्शन करोगे यानी उनके टच हो सकते हो, और ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जब भी तुम 4-5 इंसानों के ही टच हो सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, बाकी से कितनी भीड़ बढ़ जाए बोगी में, ठीक है, उससे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो यही होता है सैचुरेशन, कि एक न्यूक्लियन अपने आसपास के कुछ लिमिटेड या गिने चुने न्यूक्लियनों से ही इंटरेक्शन करता है, यही है सैचुरेशन। इस सैचुरेशन प्रॉपर्टीज हम न्यूक्लियर फोर्स का क्या है, कुछ अच्छा रिजल्ट निकालेंगे जब न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे, कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, कि बस ये थोड़ी सी दूर तक लगती है, बाकी फिर ये लगती ही नहीं। जैसे क्या हो रहा है, आसपास के न्यूक्लियनों पे तो लग रही है, बाकी इसकी फोर्स इस पे नहीं लग रही, ये भाड़ में जाए, ठीक है, इतनी दूर नहीं लगती है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स की तरफ इशारा कर रहा है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो सैचुरेशन भाई 3 जगह आ चुका है, अब ध्यान दे लो। एक तो आया था सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ये आया था चैप्टर नंबर 5 में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। फिर आया था सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट जो आया था वो आया था डोल नेचर ऑफ लाइट में, अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटोन वाला चैप्टर जो है उसमें आया था, जो ग्राफ व्राफ बनाते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वहां सैचुरेशन करंट आया था। और यहां आया है सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, तो सैचुरेशन फोर्स आया है यहां पर। तो ये 3 शब्द आ चुके हैं यहां पर, तो ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये वाला था अपना चैप्टर नंबर 5 में, और ये वाला था चैप्टर नंबर 11 में, और ये वाला था चैप्टर नंबर अब जो चल रहा है 13 में, ऐसे करके ये आए। तो सैचुरेशन शब्द से थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कुछ चल रहा है। अब इस ग्राफ में एक चीज जो हमें मिली है वो क्या, कि भाई अगर हैवी वाले हैं तो वो टूट के, फिशन का मतलब टूटना, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना, कोई भी हो सबको पहुंचना बीच में ही है। 30 से 170 वाली कैटेगरी में पहुंचना चाह रहे हैं सब, अल्टीमेटली तो सब पीक पे जाना चाह रहे हैं, यानी इधर से भी पहाड़ पे चढ़ना चाह रहे हैं और इधर से भी पहाड़ पे चढ़ना चाह रहे हैं। और चोटी पे कौन बैठा है, आयरन बैठा है, जिसकी मोस्ट स्टेबिलिटी है। तो दोनों ग्राफ में इधर ही चल रहे हैं, ये टूटता है और ये जुड़ता है इस तरफ आने के लिए। ये क्यों करते हैं ऐसा, वो आपको सवाल की फॉर्म में मैंने पूछ लिया पहले। तो ये आरबीएससी का मॉडल पेपर का सवाल था कि ये जो लाइट न्यूक्लियाई हैं हमेशा पार्टिसिपेट क्यों करते फ्यूजन में, यानी हल्के वाले जुड़ते ही क्यों हैं। और फिर अगर इसी क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम कर दूं, लाइट की जगह बस हैवी लिख दूं, और फिशन की जगह मतलब फ्यूजन जो जुड़ने की जगह में टूटना लिख दूं, तो फिर से सवाल बदल जाएगा कि हैवी वाले टूटते ही क्यों हैं। तो इसका कारण मैंने आप लोगों को समझा दिया एनसीईआरटी की लाइनों से, ये तीसरा और चौथा फीचर है वो वहीं से ही है। तो ये बोर्ड ने पूछा है, ये हमने बनाया है रिफ्रेम करके, पर एनसीईआरटी की लाइनों से ही है ये सारी बातें, ठीक है भाई। अब हमें देखना है कि ये फिशन, हालांकि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां फिशन और फ्यूजन डिटेल में फिर से पढ़ना है, पर यहां तो हम बात कर रहे हैं ना बाइंडिंग एनर्जी की, तो उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कैसे होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती, वो क्यों होती वो समझना चाह रहे हैं। तो वो ऐसा है कि मान लेते हैं ये 240 न्यूक्लियनों का कोई है न्यूक्लियाई, और ये टूट जा रहे हैं 120 के 2 टुकड़ों में, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कंजर्व रहते हैं, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, लेकिन इनका मास कंजर्व नहीं रहता। मास कंजर्व का मतलब ये है कि जब तुमने इसको तोल के देखा और इन दोनों को तोल के देखा तो वजन कम मिलेगा इसका, ये जो है ना दोनों का मिलके वजन कम मिलेगा, देख लेना वजन कम मिलेगा। इसका मतलब मास का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, मास का लॉस हुआ है। और लॉस जो मास का जो लॉस हुआ है, मास जो डिफेक्ट हुआ है, वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में उड़ जाएगा। भाई मास उड़ेगा, मास गायब होगा तो किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और वो एनर्जी रिलीज करा के तुम्हें दे देगा। तो ऐसा ही होता है एटम बॉम्ब में, कि एक न्यूक्लियाई टूटता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है, फिर वहां से चेन रिएक्शन शुरू होती है, ऐसे करके एनर्जी रिलीज होती चली जाती है। तो यहां से हम न्यूक्लियर एनर्जी निकालते हैं। तो जो फिशन का जो पाथ है, यहां पर मैं कह रहा था ना कि भाई हमें 2 मतलब डेस्टिनेशन एक है हमारे पास, पर रास्ते 2 हैं, ठीक है, सबको पहुंचना वही है। सबको एवरी न्यूक्लियस इन द यूनिवर्स इज ऑन ए जर्नी टुवर्ड्स द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सबको ऊपर चोटी पे पहुंचना है, स्टेबिलिटी पे पहुंचना है। तो 2 ही तो रास्ते हैं, या तो जुड़ जुड़ के जाए या टूट टूट के जाए, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो टूट टूट के कैसे जा रहा है वो यहां पर समझा दिया है, ठीक। अब जुड़ जुड़ के कैसे जा रहा है वो देखते हैं, कि मान लेते हैं यहां ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहे हैं,
एक हीलियम बना रहे, जुड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो दूसरी जर्नी कैसी है? पहली वाली जर्नी तो थी टूटने वाली यानी डिवीजन वाली, और जो दूसरी जर्नी है वो कौन सी है? जुड़ने वाली। तो इस तरीके से जा सकते हैं, ग्राफ के इधर से जुड़ जुड़ के इधर जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी हम क्या कहेंगे, ये कारण क्या है कि भाई इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए इधर जाना चाह रहे हैं। अब वो होती क्यों है? वो इसलिए कि इनका वजन तोल लोगे इंडिविजुअली और इनका वजन तोल लोगे तो ये फिर से हल्का मिलेगा, ये हल्का मिलेगा, प्रोडक्ट हल्का मिलेगा। इसका मतलब फिर से क्या हुआ है? मास का लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है इसका मतलब मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट की इक्वल एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी जर्नी हमने समझ ली। और लास्ट में दोनों पहुंचेंगे कहाँ भाई? समिट, चोटी पर कहाँ पहुंचेंगे? जहां आयरन बैठा है, वही है रोड का एंड। दोनों अलग अलग रोड से जा रहे हैं, पहुंचना उनको कहाँ है? आयरन की तरफ। और आयरन सबसे स्टेबल होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की? आपको याद रखनी है, 8.8 बोल दो या 8.75 बोल दो। अब यहां पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है दिमाग में, क्या है? एक उल्टा पुल्टा सा कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है कि हम कॉमन लॉजिकल इंट्यूशन, जो हमारी समझ है वो क्या कहती है कि मान लेते हैं फिशन में चीजें टूट रही है तो समझ आ रहा है कि मास का लॉस हुआ होगा, लेकिन फ्यूजन में तो चीजें जुड़ रही है ना, तो वहां तो हमें मास का गेन होना चाहिए, लॉस की बजाय तो मास गेन होना चाहिए ना। तो इसका मतलब मास गेन हो रहा है, इसका मतलब मास बढ़ रहा है, तो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, एनर्जी तुम्हें मिलेगी थोड़ी। तो दोनों ही केस में एनर्जी कैसे मिल रही है? समझे? ये वाला है। तो मिसकंसेप्शन यहां पर है क्या कि हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि टूट रहा है तो ठीक है, मास लॉस हुआ होगा, पर जुड़ रहा है तो बढ़ रहा होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता भाई। चाहे टूटे चाहे जुड़े, कुछ भी हो, दोनों में ही मास लॉस होता है। वो समझते हैं कैसे होता है, देखो। तो वही है सवाल फिर से कि पैराडॉक्स क्या है? हाउ कैन बोथ द स्प्लिटिंग और जॉइनिंग रिलीज एनर्जी? दोनों ही प्रोसेस अलग हैं, पर वो फिर से क्या है? दोनों ही एनर्जी कैसे रिलीज कर सकती हैं? तो वो कारण हमें समझना है। तो समझो भाई कारण क्या है। दोनों ही प्रोसेस अपोजिट नहीं है एक दूसरे की, हमें लग ही रहा है कि एक में टूट रहा है एक में जुड़ रहा है, पर दोनों में ही भाई मास लॉस ही हो रहा है, चाहे फिशन हो चाहे फ्यूजन हो। वो कैसे? कि न्यूक्लियर वर्ल्ड में ये नियम है जो अलग होते हैं। कैसे? कि भाई जब जो तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट्स थे, इनको इनके मास तुम देखोगे, और जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज लाइटर, प्रोडक्ट्स आपको हमेशा हल्के ही मिलेंगे, चाहे वो जुड़े, देखो, चाहे वो आपस में मिलके जुड़े इकट्ठा हो, जब भी प्रोडक्ट हल्का ही बनेगा, और चाहे वो टूटे तो टूट के भी प्रोडक्ट हल्के ही बनेंगे। इसका मतलब मास का तो होने वाला है लॉस, और मास लॉस होगा तो इसका मतलब वहां से क्या निकलेगा? टूट के जुड़ के एक स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में से कुछ मास गायब होता है और वो एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है, और कुछ प्रोडक्ट्स हमें देके जाता है। तो दोनों ही प्रोसेस में, फिशन हो या फ्यूजन, दोनों में ही मास क्या होता है भाई? लॉस होता है। समझो अब इसको एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। हमारे दिमाग में ऐसा आता, ये हमारी बेसिक कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस, हमारी कॉमन सेंस ये कहती कि भाई तुम्हारे पास 4 इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, मान लेते 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, या मान लेते 4 प्रोटॉन, सबको तुम तोल लो, अलग अलग का वजन निकाला, और उनसे मिलकर तुमने बना दिया एक हीलियम। इसका वजन है 4 AMU और इसका वजन भी है 4 AMU, मतलब होता नहीं एक्चुअल में, अलग होता है, पर ये मान सकते हैं कि यहाँ भी मास नंबर है 4 और यहाँ भी इसका मास नंबर है 4, यानी 4 इंसान वहां थे, 4 इंसान यहाँ है। तो हमारे दिमाग कहता है कि ये भारी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, है ना, पर होता नहीं है। समस्या यही है। तो इसको तोल के देख लेते हैं। तो तोल दो भाई, इनको मास स्पेक्ट्रोमीटर पे रख के तोले जाएंगे। तो तुमने क्या किया? इंडिविजुअल 4 प्रोटोनों का वजन तोला और वो इतना आया इंडिविजुअल। तुम्हें पता है एक इंडिविजुअल प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.0072 AMU। इसको 4 टाइम्स करना है बस, तो 4 टाइम्स करने से ये इतना आया। ठीक है,
फिर जब तुमने हीलियम न्यूक्लियस तोला, एक अकेला हीलियम न्यूक्लियस तोला, तो उसकी जो वैल्यू आई वो इतनी आई। क्या ये हल्का नहीं दिख रहा भाई? इस तरफ तो 26 है और इस तरफ 31 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हल्का है। तो इसका मतलब ये हल्का है, बना है, प्रोडक्ट बना है हल्का, तो मास का हुआ है लॉस। तो लॉस्ट मास कैसे निकालेंगे कि भारी में से हल्का घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना मास गायब हुआ है, और उसी लॉस्ट मास के कोरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे? बस इस AMU को हटा के, मतलब तुम्हारे पास डेल एम मिल गया, डेल एम से एनर्जी निकाली जा सकती है। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था NCERT का एग्जाम्पल 13.3, क्या एक AMU के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है। एक AMU में जो एनर्जी होती है भाई वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर तुम्हारे पास भाई जब इतना मास लॉस्ट मिल गया, ये वैल्यू आ गई, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इसकी एनर्जी निकालने के लिए? बस U की वैल्यू रख दो, या फिर ऐसे बोल दो इसको कि भाई तुम करोगे, ऐसे बोल देते इसको, तुम करोगे कि भाई मेरी जो एनर्जी आएगी वो आएगी डेल एम सी स्क्वायर। तो डेल एम की वैल्यू कितनी है? 0.0287, ये हमने कैलकुलेट करी। ये AMU में AMU इंटू सी स्क्वायर, इस AMU की जगह ये वाली वैल्यू ही तो रखनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ इस AMU में रख देनी है, तुम्हें पता है। तो 0.0287 इंटू 931.5 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस फ्रॉम दी हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स। इनसे जब बनेगा तो इसको हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मास का लॉस्ट हुआ है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। ऐसे ही फिशन में भी होता है, फिशन में करके देख लो भाई तुम। फिशन जब तुम करा के देखोगे तो तुम्हारे पास जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यानी जो तुम्हारा रिएक्टेंट था, यानी ये जो तुम्हारा रिएक्टेंट था जो टूटेगा, रिएक्टेंट है जो, और ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट का मास हमेशा कम ही आएगा तोल के देखोगे जब। तो इसका मतलब क्या हुआ है? मास का क्या हुआ है? लॉस। तो मास लॉस्ट हुआ है, और मास लॉस के इक्वल ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास कोई स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को तुमने क्या कर रखा है? ऐसे लपेट रखा है, बहुत ज्यादा मतलब टाइटली बाउंड कर रखा है, और एक धागे से बांध रखा है उसको, उसके एंड्स को धागे से बांध रखा है। तुम जैसे ही इसको क्या करो, ये बहुत ज्यादा इसका कॉन्फिगरेशन स्ट्रेच ऐसे दबा रखा है तुमने, कंप्रेस्ड कर रखा है, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो पोजीशन या कॉन्फिगरेशन की वजह से आती है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जैसे तुम इसको कट करोगे, बीच में से इसमें कट लगाओगे सीजर से, तो एकदम से दो टुकड़े उछल के भागेंगे इसके, क्योंकि कंप्रेस्ड फॉर्म में था, तो एकदम से दो टुकड़े उछल के भागेंगे, तो एकदम से एनर्जी रिलीज होगी, टंग से एनर्जी रिलीज होगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगी? अब रिलैक्स्ड फॉर्म में चली जाएंगी, रिलैक्स्ड फॉर्म में चली जाएंगी, तो इनकी एनर्जी हो जाएगी कम, और एनर्जी रिलीज हो गई है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस एनालॉजी से हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जब वो यूरेनियम टूटता है तो जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो बेरियम क्रिप्टन बनो, चाहे वो कुछ भी बनो, ऐसे दो जब प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट का जो मास आता है जुड़ के वो कम आता है। ठीक है, यानी मास का हुआ है लॉस। ठीक है, यहाँ लो पोटेंशियल एनर्जी लो मास, यहाँ हाई पोटेंशियल एनर्जी हाई मास, तो मास लॉस ही हुआ है इस केस में भी। फिर मेरे दिमाग में ऐसा आता है, भाई चलो ठीक है, दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी बात मान ली भाई हमने। फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है? आप कह रहे थे कि भाई चार चीजों को जोड़ रहे हैं, चारों चीजें एक जगह बंध गई हैं आपस में न्यूक्लियस में आके, इसका मतलब कोई एनर्जी ही होगी या कोई फोर्स ही होगी जो इन लोगों को बांध के रख रही है। बांधने में भी तो खर्चा आया होगा ना, तो तुम कह रहे हो ना बंधेंगे तो ये तुम्हें खर्चा देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, और हमारा दिमाग ये कह रहा है भाई बांधने में हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारा खर्चा लगेगा भाई बांध के इनको पटको साइड में। ठीक है, हमें जोर लगाना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो ग्लू है, ये ग्लू का काम कौन कर रहा है, यानी बाइंडिंग एनर्जी का काम कौन कर रहा है? एनर्जी तो बाहर रिलीज हो रही है दोनों प्रोसेस में, तो फ्यूजन की प्रोसेस में, जुड़ने की प्रोसेस में इनको जोड़ने वाली एनर्जी कौन दे रहा है? ये ग्लू का काम कौन कर रहा है? तो इसके पीछे कारण है, क्या कारण है? हमारी न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, हमारे दिमाग में जो आती है
बाइंडिंग एनर्जी भाई कर्जा टाइप सी है। कैसा मानो, बाइंडिंग एनर्जी वो नहीं जो इसके पास है, पजेस कर रहा है, ऐसा नहीं है, इसके जेब में नहीं है बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा है, सुनो, ये 4 न्यूक्लियाई थे, इनका कुछ वजन था, मान लेते हैं 10 10 10 10 10 यूनिट था। ये जुड़ के इकट्ठा बैठ गए, जब इकट्ठा बैठे तो जो प्रोडक्ट बना उसका वजन आया, कम आया, मान लेते 38 यूनिट आया, तो इसका मतलब 2 यूनिट गायब है, ये गायब है, 2 यूनिट गायब हो गया। तो ये जो 2 यूनिट गायब हुआ है, इस मास की बन गई एनर्जी, और ये हो गया फुर, उड़ गया ये मास, एनर्जी बन के, एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी उसकी जेब वाले पैसे नहीं बताती, बाइंडिंग एनर्जी उसके जेब पे कर्जा कितना है ये बताती, कि इसकी जेब में से इतनी एनर्जी रिलीज होगी भाई, इस पे इतना कर्जा है इस न्यूक्लियाई के ऊपर। तो तुम अगर इसको ब्रेक करवाना चाहते हो तो तुम 2 यूनिट मास के बराबर जो एनर्जी बाहर गई थी, इसको दो, जब जाके अपने न्यूक्लियनों में टूटेगा। ठीक है, जब जाके ब्रेक होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि ये एनर्जी जितनी इसने रिलीज करवाई है, जितना ये कर्जे में गया है, ठीक है, और गड्ढे में डूब गया है, वो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। जितने ज्यादा गड्ढे में जाएगा, जितने ज्यादा कर्जे में जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। और सबसे गहरे गड्ढे में कौन पड़ा है? आयरन पड़ा है। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उनके न्यूक्लियनों का कर्जा बहुत भारी भारी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको बाहर निकालने में अच्छी खासी एनर्जी लगेगी। तो ग्लू का काम कौन कर रहा है? ग्लू का काम कर रहा है भाई हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया भाई, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एनर्जी द न्यूक्लियस हैज। न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, इट इज द एनर्जी द न्यूक्लियस इज मिसिंग। जो एनर्जी इसने मिस कर दी है, इससे गायब हो चुकी है, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी। तो इट इज ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द लॉसिंग मास। जितना मास लॉस्ट करके, जितना वजन घटा के ये स्टेबल हुआ है ना, उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितना कर्जा होगा, उतना इसका मास कम हुआ होगा, उतना ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, हल्का रहेगा, आराम से रहेगा। ठीक है, कम उछल कूद करेगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, एक और एनालॉजी ले लेते हैं, कि बैंक अकाउंट वाली एनालॉजी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ये इंडिविजुअल अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री न्यूक्लियॉन्स है, मतलब अलग अलग रहते हैं, एक घर के अंदर नहीं है। इनकी मास एनर्जी हाई है। जैसे ही तुम इनको इकट्ठा करके बांध के रखोगे ना, एक जगह इकट्ठा करके रखोगे, तो इकट्ठा करके रखते ही इनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएंगे। कम एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी को अचीव कर लेंगे। तो फ्री न्यूक्लियॉन्स लेस स्टेबल होते हैं, बाउंड न्यूक्लियस जो बन जाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जितना पैसा इसको, जैसे बाउंडेशन में आया तो इसका कुछ पैसा रिलीज हुआ है, मतलब इसकी कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, कर्जे में चला गया है, वही इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो जितना ज्यादा कर्जे में जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हमें उतना पैसा इसको देना पड़ेगा, ले भाई पकड़ और कर्जे से बाहर आ जा। तो क्या हो जाएंगे, वो सारे न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। जैसे मान लो कई अमीर लोग थे, वो सारे बैंक अकाउंट में गए और एक ही जगह ले जाकर लॉकर में कैद कर दी किसी ने, तो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, कर्जे में पड़े रहेंगे चुपचाप। जैसे ही तुम उनको पैसे दोगे, जब वो कर्जे से बाहर आएंगे, न्यूक्लियन से बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू मस्ट पे बैक टू न्यूक्लियस टू ब्रेक इट अपार्ट। जितनी एनर्जी तुम्हें उसको देख के भाई पकड़ अपनी एनर्जी और सारे न्यूक्लियनों को फ्री कर दे, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, इट इज द कॉस्ट टू सेटल इट्स एनर्जी डेप्थ। जो इसका कर्जा जो तुम्हें उतारना है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी जेब वाले पैसे नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी उसके जेब पे कर्जा जो है ना, वो है जो इसने रिलीज करवा दी। तो भाई सबसे ज्यादा कर्जे में कौन है? आयरन, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेप्थ, इसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है आयरन पर। और यूरेनियम पर कैसा था? 7.6 का ही था, हमने देखा था। ये कम कर्जे वाले, ज्यादा कर्जा ज्यादा स्टेबिलिटी, बस इतना दिमाग में रखो तुम तो। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये ग्राफ वो नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला नहीं है जो यहां से चल रहा था, बाइंडिंग एनर्जी नहीं बता रहे यहां पर। यहां तो हम बता रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी। तो जो ज्यादा गड्ढे में वो ज्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी बस दिखा रहे हैं। तो ये कम कर्जे वाले हैं, ये ज्यादा कर्जे में जाना चाह रहे हैं, ये कम कर्जे वाले हैं, ये भी ज्यादा कर्जे में जाना चाह रहे हैं।
तो यहाँ से क्या होगी, स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे, एनर्जी रिलीज करवा देंगे। तो ये फ्यूजन के थ्रू जाएंगे हल्के वाले और ये फिशन के थ्रू जाएंगे भारी वाले, ऐसा होता है। ठीक है, सबको जाना है आयरन जैसा बनना है। अब यहां से एक और चीज आती है, वो है मतलब बाइंडिंग एनर्जी हो गया खत्म। बाइंडिंग एनर्जी के बाद आती है क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू क्या बताती है, ये एक्चुअल में बैलेंस शीट है न्यूक्लियाई की, जो बताती है कि भाई कितनी मास इधर था कितना मास उधर गया, यानी एनर्जी का खेल बताती है कि तुम्हें एनर्जी मिलेगी कि तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी तुम्हारे अकाउंट पे कर्जा है कि तुम्हारे अकाउंट पे स्कॉलरशिप आई है, कर्जे का नोटिस आया है कि स्कॉलरशिप का नोटिस आया है, ये बताता है। तो प्रॉफिट लॉस को बताता है क्यू वैल्यू। ठीक है, तो वो हमें समझना है कैसा होता है। जैसे तुम्हारी कोई रिएक्शन हुई, ए बी जुड़ के सी और डी दो चीजें बनी ऐसे करके, तो ये रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास, तुम्हें तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कितना मास का फर्क आया। अगर प्रोडक्ट्स का मास हो गया कम, प्रोडक्ट्स का मास हो गया कम और रिएक्टेंट्स का था ज्यादा, तो इसका मतलब तुम क्या कहोगे, मास का लॉस हुआ है। और मास का लॉस हुआ है इसका मतलब उस मास डिफेक्ट जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो उस वाली सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट्स बने हल्के हल्के, तो इसका मतलब मास का हुआ है लॉस, और लॉस मास कैसी फॉर्म में निकलेगा, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, स्टेबल बनेंगे, क्योंकि वो हल्के हो गए भाई। क्या कह रहा था मैं कि उनको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए या तो वो फ्यूज करेंगे या फिशन करेंगे, ऐसा कुछ हो रहा था ना, तो वही यहां पर हुआ है। चाहे फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, दोनों ही प्रोसेस में हल्के प्रोडक्ट बनते हैं, यही मैं बता रहा था शुरुआत से ही। चाहे वो फ्यूज करके दो हीलियम जुड़ेंगे, और मतलब दो चार प्रोटॉन जोड़ के हीलियम बनाया हो हमने, चाहे एक यूरेनियम को तोड़ के दो उसके फ्रैक्शंस बनाए हो, वो सारे हल्के बनते तो प्रोडक्ट। तो चाहे फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, दोनों में ही क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही थी। इसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव क्यू वैल्यू। अगर पॉजिटिव क्यू वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी पॉजिटिव कैसे आएगी, तो पॉजिटिव ऐसे आएगी कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये जब तुम निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिलेगी एनर्जी, और वही एनर्जी क्या है तुम्हारी, क्यू वैल्यू। ठीक है, तो अगर तुम्हारे भाई प्रोडक्ट हल्के हैं और रिएक्टेंट भारी है, तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आगे इसका मतलब क्यू वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रही है, इसका मतलब भाई मास का हुआ है लॉस, यहां से जाने में हल्के हुए हैं तो लॉस हुआ, इसका मतलब एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑटोमेटिकली पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। दूसरी जो रिएक्शन उसमें क्या है, रिएक्टेंट्स का वजन है कम और प्रोडक्ट्स बने हैं भारी। यहां से कोई भारी चीज बन गई, यहां पर भारी चीज का मतलब मास ऐड हुआ है थोड़ा सा, यानी मास बढ़ा है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है ये वाली वैल्यू कम है, तो मास का डिफेक्ट कैसा है भाई, नेगेटिव। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाना है, ध्यान रखना हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि डिफरेंस निकालेंगे हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां नहीं चलेगा, यहां रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट घटाने, इनिशियल में से ही फाइनल घटाना। ठीक है, तो यहां आएगा ये नेगेटिव, तो जब इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी भी कैसी आएगी, नेगेटिव। इस केस में देखो क्या हुआ है, जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब मास बढ़ा है, प्रोडक्ट में बनते टाइम मास बढ़ा है। तो मास क्रिएट कैसे हुआ होगा, तुम्हारी जेब से तुमने उसको दिया होगा एनर्जी, ले भाई एनर्जी पकड़, इसका मास बढ़ा ले, अपना मास बढ़ा ले, प्रोडक्ट बना ले, ऐसा करके तो तुमने एनर्जी दी है। इस केस को हम क्या कहेंगे, तुम्हें एनर्जी मिली नहीं, तुमने एनर्जी देनी पड़ी है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। इस केस में क्या होता है, मास गेन हुआ है और इस केस में एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा, क्योंकि वो भारी हो गया है, भारी प्रोडक्ट बनाए वो लेस स्टेबल हो जाएगा, उसको वापस से गड्ढे में आना पड़ेगा।
तो ये एंडोथर्मिक या पॉजिटिव क्यू वैल्यू का मतलब ऐसा है कि कोई बॉल अपने आप ही हिल से नीचे आ रही है तो ये अपने आप होगी ये प्रोसेस, तुम्हें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करेगी खुद से, ऊपर से लुढ़केगी तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देगी, नीचे आके तुम्हारे लिए काम कर सकती है। एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, ये तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकती है, नीचे कोई चीज रखी होगी उसको चला देगी ये। लेकिन नेगेटिव क्यू वैल्यू का मतलब है कि तुम्हें बॉल अप टू दी हिल लेके जानी पड़े, ऊपर चढ़ा के ले जानी पड़े, तो तुम्हें खर्चा लगाना पड़ेगा, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, ले भाई पकड़ एनर्जी, पकड़ एनर्जी। तो तुम कैसे दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो उसका मास बना रही है, वो मास का प्रोडक्ट में भारी भारी प्रोडक्ट निकाल रही है। तो ऐसा कुछ है। तो मेरे को ये बताओ, किसी रिएक्शन की अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या वो रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या? क्यू वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये है कि उसके तुम्हारे पास क्या दिए जाएंगे, इनके सबके मास दिए जाएंगे, ऐसा ऐसा करके एक रिएक्शन लिख के देंगे, सबका मास लिख के देंगे, तुम्हें तो क्या करना है, ये मास जोड़ देने, ये मास जोड़ देने, फिर डिफरेंस निकाल लेना है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट्स घटा के देख लेने। अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब, पॉजिटिव आ गया इसका मतलब रिएक्टेंट्स भारी थे, प्रोडक्ट हल्के बने, जब तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब हल्के बने, इसका मतलब मास लॉस हुआ, मास लॉस हुआ इसका मतलब एनर्जी निकलने वाली है। तो ये तो ऐसा है कि हिल पे से अपने आप ही बॉल आएगी नीचे, तो ये तो अपने आप पॉसिबल होगी। लेकिन अगर ये चीज आ गई भारी, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मास क्रिएट हुआ है, और मास क्रिएट हुआ है इसका मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन खुद थोड़ी होगी, वो तो एनर्जी का वेट कर रही है ना कि जब तुम एनर्जी दोगे जब जाके वो रिएक्शन हो पाएगी। तो नेगेटिव क्यू वैल्यू का मतलब रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, और पॉजिटिव क्यू वैल्यू का मतलब ऑल ओके, यू आर रेडी टू गो। तो पॉजिटिव मतलब ठीक है चलो हो जाएगी रिएक्शन। तो यहां से हमें गोल्डन रूल निकाल लेने न्यूक्लियर रिएक्शंस के, क्या कि भाई अगर तुम्हारी वैल्यू आ रही पॉजिटिव तो इसका मतलब तुम्हारा मास हुआ है डिक्रीज, मास का हुआ है लॉस, प्रोडक्ट बने हल्के, क्योंकि रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट का मास घटाना है तभी तो वो पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी, और ये रिएक्शन खुद होगी, स्पॉन्टेनियस खुद से होगी, एनर्जी रिलीज होगी इस केस में। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉजिटिव क्यू वैल्यू के फिशन और फ्यूजन दोनों, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके अंदर होते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये रिएक्शन खुद नहीं होती, इसमें मास बढ़ता है प्रोडक्ट का, जब तो नेगेटिव वैल्यू आई है। तो प्रोडक्ट का मास ज्यादा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाए, भारी भारी चीजें घटाई तो नेगेटिव वैल्यू आई। तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से क्या हो गया है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी, वो लेस स्टेबल हो जाएगा, और ऐसी रिएक्शंस खुद होती नहीं है, खुद करवानी पड़ती है हमें, फोर्स्ड रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। तो एग्जांपल दे रहे हैं इसका कि अगर तुम हाइड्रोजन का फ्यूजन करवाओ तो क्यू वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर तुम यूरेनियम का फिशन मतलब तुड़वाओ, हाइड्रोजन को जुड़वाओ, यूरेनियम का फिशन तुड़वाओ, तो भी क्यू वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वो स्टेबिलिटी में जाएगा और प्रोडक्ट सारे कर्जे में चले जाएंगे, स्टेबिलिटी में चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम आयरन को तोड़ना चाहो, आयरन जो कि मोस्ट स्टेबल था उसको अगर तुम तोड़ना चाहो तो क्यू वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्यू वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आयरन से टूट के दो भारी 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 चीजें बनेंगी। भारी भारी का मतलब ये है कि आयरन ऐसा था ना, आयरन ऐसा था ना 56, तो इससे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम करके ऐसा बनता है, तो उनका जब वजन तोल लोगे तो ये ज्यादा आएगा, जिसका मतलब मास ऐड हुआ है, मास ऐड हुआ है, ऐड हुआ है इसका मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। तो तुम एनर्जी दोगे जब जाके रिएक्शन होगी, अपने आप से नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसा तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में सवाल दिए हैं भाई, एक तो 13.5 और एक 13.6, तो तुम एग्जाम्पल से समझ सकते हो, नंबर्स में ही प्रूफ है इस बात का जो मैं बोल रहा था। फिर मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। एग्जाम्पल ऐसा ही, कार्बन का फ्यूजन दिखाया गया है, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं है। तो देखो, दो कार्बन जुड़ेंगे जब जाके एक नियोन बन रहा है और एक हीलियम निकल रहा है, ऑल सेट है, 6 6 10 और 2, सही चल रहा है सारा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कांस्टेंट है सारे, 24 इधर है 24 इधर है, पर फर्क क्या है, ये एनसीईआरटी में सारी वैल्यू दे रखी तुम्हें, इसका वजन सबके वजन दे रखे हैं, इसका वजन भी दे रखा है। इसका वजन तुम्हें पता है 12 AMU होता है एक कार्बन एटम का, क्योंकि कार्बन एटम के 12वें हिस्से का वजन होता है वही तो 1 AMU होता है, तो टोटल का 12 AMU होता है। तो तुम इसका जोड़ोगे तो 24 AMU आएगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। और जब मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनका तुम जोड़ोगे, वैल्यू तुम्हें दी जाएंगी, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी इतनी। क्या प्रोडक्ट हल्के बने, क्या हल्के हो गए ना भाई, देखो ज्यादा वजन से कम वजन की चीज बनी है, इसका मतलब मास हो गया लॉस। तो जो मास लॉस हुआ है, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट घटाए तो पॉजिटिव वैल्यू आई। इस मास लॉस के कोरस्पॉन्डिंग क्या तुम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो,
इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो करना है, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस यू की जगह बस ये रख लेना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ये तो इसकी जगह रिप्लेस करवा देना और फिर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर करना, क्योंकि एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो ई आता है, तो ये कट जाएगा, आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट करने से इतना कुछ आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ, एनर्जी रिलीज होगी और ये अपने आप ही शुरू हो जाएगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन हाइपोथेटिकल आयरन फिशन, अगर तुम्हें ये आयरन को तुड़वाना है, एल्यूमिनियम 28 में ऐसे तुड़वाना है, तो ये 26 पे आता है, ये 13 पे आते हैं, ऐसा करवाना है तो देखो वो पॉसिबल होगा या नहीं। तो आयरन का वजन दिया जाएगा तुम्हें इतना AMU होता है, देखो मास नंबर हमेशा इंटीजर होता है और मास पॉइंटों में भी होता है, मैंने पहले लेक्चर से कहता रहा हूं, दोनों चीजें अलग है, ये नंबर है कितने इंसान है और ये वजन है कितना वजन है, तो ये वजन आ रहा है इतना, और जब तुम इन दोनों का वजन जोड़ोगे तो वो आएगा कुछ इतना। दोनों वैल्यूज में गौर से देखो, यहाँ 93 है, यहाँ 96 है, इसका मतलब वजन बढ़ा कि घटा, वजन भाई बढ़ गया है, इसका मतलब प्रोडक्ट हैवी बन गए। तो जब तुम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू की जब तुम क्यू वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव ही आएगी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, खुद से नहीं होगा ऐसा। हो गया। अब यही सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो इसकी भाषा पढ़ो क्या कह रहे हैं। एनसीईआरटी में तुम्हें कहीं क्यू वैल्यू की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, एक्सरसाइज में जाके मिलेगी, एक्सरसाइज में छुपा रखी है। जैसे मैं कह रहा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में भी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बराबर होती है, ऐसा प्रूव करो, है ना, बराबर एनर्जी कैरी करते हैं, या एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है, ऐसा साबित करवाया हुआ है। तो वो एक्सरसाइज के सवाल में दे रखा है, ना कि बीच कहीं थ्योरी में दे रखा है। तो ऐसे कई बार एक्सरसाइज में भी होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर था, उसमें सवाल पूछा हुआ था, एक डेरिवेशन थी रोटेटिंग रोड वाली, कि वो रोटेट कर रही है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना ईएमएफ जनरेट करवा देगी, तो देखो डेरिवेशन है पर सवाल की फॉर्म में दी गई है, तो ऐसे ही डेफिनेशन दे रखी है। एक और थी, अगर आपको याद हो तो मैग्नेटाइजेशन करंट के बारे में, तो तुमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, ये सब जो भी है ये सारी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, पर मैग्नेटाइजेशन करंट की बात नहीं चल रही थी कहीं भी, वो एग्जाम्पल में छुपा रखी थी डेफिनेशन, ऐसे यहां पर छुपा रखी है क्यू वैल्यू की डेफिनेशन। देखो कैसे दी इसकी डेफिनेशन, क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, एक रिएक्शन कैसी है, ए और बी मिला के क्या कर रहे हैं, सी और डी बना रहे, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करी गई है कि रिएक्टेंट्स का मास का सम और प्रोडक्ट्स के मास का सम, दोनों में से डिफरेंस लेना है तुम्हें, ऐसा हुआ है कुछ, मतलब इसका ऐसे डिफरेंस लिया गया, तो प्रोडक्ट माइनस करना है, प्रोडक्ट्स का जो सारा वजन है वो माइनस करना है किसमें से, रिएक्टेंट के वजन में से, तो जो मास का डिफेक्ट आएगा उस मास डिफेक्ट के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, वेयर द मासेज रेफर्स टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, यानी एम में इसका एक का मास बता रहा है, एम बी इसका मास बता रहा है, तो रेस्पेक्टिव न्यूक्लियाई का वजन बता रहे हैं। डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डाटा, तुम्हें डाटा दिया जा रहा है, द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, जो नीचे रिएक्शन दो रिएक्शन दे रखे हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों रिएक्शंस की क्यू वैल्यू निकालो एंड स्टेट, बताओ वेदर द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये एनसीईआरटी का सवाल है, क्यों एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो तुम्हें देखो क्या इसका वजन दिया है, क्या क्या करना है तुम्हें, इनका वजन जोड़ना है, इनका वजन जोड़ना है, इस वजन में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का वजन घटा देना है, डेल एम आ जाएगा, और डेल एम से आप लोग आराम से निकाल सकते हो ई की वैल्यू, क्योंकि तुमने 1 ग्राम की वैल्यू भी निकाल रखी है, 1 ग्राम में एनर्जी कितनी होती है, 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये और एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये पिछले लेक्चर में ये करवाया था, तो निकाल सकते हो, डेल एम मिल गया तो काम खत्म। तो तुम देखो इसकी वैल्यू है या नहीं, नहीं दे रखी भाई, देखो डाटा में कहीं नहीं दे रखी, 1H1 कहीं नहीं दे, मतलब इसका मतलब डाटा ही मिसिंग है, ये तो भाई झोल हो गया, 1H1 की वैल्यू हमें नहीं पता, हो गई गड़बड़। अब 1H3 की वैल्यू देखो दे रखी है कि नहीं दे रखी, तो भाई 1H3 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, तुम देखोगे गौर से तो 1H3 की वैल्यू दे रखी है दूसरे नंबर पे ही, तो ये ट्राइटियम की तो वैल्यू दे रखी है, एक प्रोटियम और एक ट्राइटियम मिलके 2 ड्यूटेरियम बना रहे हैं, तो देखो ड्यूटेरियम का मास दे रखा है, ट्राइटियम का मास दे रखा है, पर प्रोटियम का नहीं दे रखा,
ये कहाँ से लाए? तो ये अज्यूम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के पता होना चाहिए था, खुद को ही आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा हमें भाई? एक 1H1, 1H1 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम की बात चल रही थी। इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी तो ये हाइड्रोजन एटम बनेगा। तो प्रोटॉन का वजन होता है 1.0072 AMU और इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 0.00055 AMU। जब इनको तुम जोड़ोगे तो वो आएगा 1.0078 AMU। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का ऐसा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इतना होता है, ये हमें पता है। तो तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन प्लस ट्राइटियम, यानी ये जो वजन है ये और ट्राइटियम का वजन जोड़ देना है, ठीक है। फिर 2 बार इनका जोड़ना है, यानी इनका जोड़ देना है, और फिर डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, अभी देखेंगे कैसा आएगा, नीचे कर रखा है सोल्व। दूसरा और समझ लेते साथ साथ। अभी तुम्हें 2 कार्बन का फ्यूजन करवा के नियोन और ये हीलियम बनवा रखा है, ये तो अभी अभी ऊपर सोल्व करवा के मैं लाया हूं। तो इसका वजन दे रखा है 12, एग्जैक्ट 12 AMU। इसका भी वजन दे रखा है इतना, पर हीलियम का मिसिंग है फिर से। अब ये कहां से लाए भाई? तो देखो भाई, हीलियम के अंदर क्या होता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है। इस ड्यूटेरियम में देखो क्या होता है? ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही तो होता है भाई। 1H2 यही है ना हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन ये न्यूट्रॉन आता हो, ऐसा ही तो है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो है 2, ठीक है, पर प्रोटॉन है 1, तो प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1। अगर मैं 2 इसका डबल कर दूं, जस्ट इसका डबल कर दूं, क्योंकि देखो तुम्हें इसका वजन पता है, यानी 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मिलकर जो वजन है तुम्हें पता है। अगर जस्ट इसको 2 टाइम्स कर दूं तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी एग्जैक्ट ड्यूटेरियम का डबल कर दूं तो हीलियम का ही तो वजन आएगा, 2 हीलियम 4। तो तुम्हें ड्यूटेरियम का दे रखा है तो इसका डबल कर लेना, वही हीलियम का होता है। तुम्हें क्या करना है? बस रिएक्टेंट्स का मास जोड़ना है, प्रोडक्ट्स का मास जोड़ना है, दोनों का डिफरेंस लेके के देखना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट पॉजिटिव आया कि नहीं आया। पॉजिटिव आया तो बल्ले बल्ले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव नहीं आया तो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन खुद से पॉसिबल नहीं होगी। अब कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको ये कैलकुलेशन करके दे रखी है बिल्कुल। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांस भी बहुत कम है, क्योंकि नॉलेज कैटेगरी का 1.5 नंबर का सवाल आएगा, तो कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, न्यूमेरिकल फास्ट फॉरवर्ड में निपटा देते हैं। तो ये रिएक्शन दे रखी है भाई हमें, इनका तुम्हें वजन तोल लेना है भाई, हाइड्रोजन का और ट्राइटियम का। तो ये हाइड्रोजन का ये हो गया, देखो 178 है ना, तो वो 780 रहा, और ट्राइटियम का जो दिया था ये तुमने जोड़ लिया, इतना आ रहा 4.02। ये तो हो गए रिएक्टेंट्स, इनिशियल मास। अब तुम्हें क्या करना है? फाइनल मास, प्रोडक्ट्स का मास जोड़ना है। तो प्रोडक्ट्स में 2 ड्यूटेरियम है, तो 2 ड्यूटेरियम का वजन तोल दिया, इतना आ गया। दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो कौन सी बड़ी है। देखो ये 28 आ रहा है और यहाँ 23 ही आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ 23 है, यहाँ 28 है। तो ये हैवी चीज बन गई है कि नहीं? हैवी चीज बन गई। इसका मतलब जब तुम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जब तुम क्यू वैल्यू निकालोगे, तो तुमसे बताया था ना मैंने कि इस AMU की जगह तुम्हें क्या लिख देना है? इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², और फिर डेल एम को C² से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका मतलब इससे ही मल्टीप्लाई करने से हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी कैसी आ रही भाई? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉसिबल नहीं होगी। कार्बन कार्बन वाली मैंने करवाई थी अभी जस्ट, तो ये पॉसिबल थी, हमने देखा भी था। और ये ऐसा स्टार्स में होता भी रहता है, ये रिएक्शन चलती भी। ये रिएक्शन पॉसिबल होती अगर यहाँ हीलियम बनता, तो हीलियम नहीं बना, हीलियम का वजन कम होता है, हीलियम नहीं बना, ड्यूटेरियम बना है, तो यहाँ इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रही। नहीं तो ऐसे पॉसिबल होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में हम देखेंगे। देखो इसका वजन तोलना है, कितना आएगा? तो 2 गुणा कार्बन, तो कार्बन का वजन 2 गुना कर दिया तो 24 आ गया, ठीक है। इन दोनों का वजन तोलना है, तो देखो नियोन का तो दिया था पर हीलियम का नहीं दिया था। देखो हीलियम का कहाँ से उठा के लाए? तुम वैल्यूज को गौर से देखो, ये जो हीलियम की वैल्यू है क्या एग्जैक्ट 2 गुना ड्यूटेरियम जैसी नहीं है क्या? 2 गुना ड्यूटेरियम, ये वाली वैल्यू 28,204 थोड़ी अलग है, हाँ थोड़ी सी कम है, पर आप लोग इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। हीलियम की मिसिंग है, डाटा हीलियम का मिसिंग है, सवाल में देना चाहिए था आप लोगों को, नहीं दिया है तो तुम फिर ड्यूटेरियम का भाई डबल करके ही लाओगे। हालांकि 2 ड्यूटेरियम जुड़ के जो हीलियम बनाता है उसका वजन कम आता है बाउंडेशन से, बाइंडिंग एनर्जी से, पर फिर भी हम बराबर लेके कर देंगे इसको। तो जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना कुछ मास आएगा,
तो इसका मास और इसका मास जब तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कम आ रहा है, कम आया। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट जब घटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट हल्के बने, इसका मतलब मास का हुआ है लॉस। तो मास लॉस हुआ, इसका मतलब एनर्जी कैसी आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पॉसिबल होगी। बस एक छोटा सा ट्रैप है यहाँ पर, ट्रैप ये, या तो मेरे को ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी वालों की ही गलती है, क्योंकि भाई अगर तुम इसकी वैल्यू डबल ड्यूटेरियम जितना ले लेते, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते, तो ये आंसर 24 से ऊपर कूद जाता और तुम्हारी वैल्यू आती माइनस में, और फिर तुम कह देते हो ना भाई पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सवालों पे फिर भाई ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आप लोगों ने इसका जवाब, मतलब इसके सारी वैल्यूज आपको देनी चाहिए थी। तो अगर पेपर में आएगा तो आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको तो बस तरीका पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास घटाना है। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, वैल्यूज से घबराना नहीं है। डेसिमल्स के बाद 4-5 डिजिट ही आ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन आराम से कर लेना ठंडे दिमाग से, ठीक है। अगला सवाल जो है एनसीईआरटी का ये है, जो अभी अभी मैं ऊपर आयरन का एग्जांपल लेके आया था कि ये पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, है ना। तो देखो ये क्या करे, सपोज वी थिंक ऑफ फिशन ऑफ ए आयरन न्यूक्लियस। ऐसा सपोज करो कि न्यूक्लियस टूट रहा है, फिशन हो रहा है, फिशन की बात चल रही है, फिशन ऑफ आयरन इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स। कौन से, एल्यूमिनियम में। इज दिस फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल, तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है भाई, आर्ग्यू बाय दी वर्किंग आउट द क्यू ऑफ द प्रोसेस। क्यू वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, मास दे दिया इसका और तुमसे एल्यूमिनियम का भी मास दे दिया। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा, इसका मास में से घटा देना इन दोनों का जोड़ के। तो भाई इसका मास में से घटा देना है 2 गुना एल्यूमिनियम का मास। तो एल्यूमिनियम का मास दुगना कर दिए, जो दी गई थी वैल्यू एग्जैक्ट उसका दुगना करके हमने घटा दिया, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यू वैल्यू का मतलब ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, एनर्जेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। यानी आयरन अपने आप टूट के एल्यूमिनियम में नीचे नहीं जा सकता। मास नंबर देखो 56 से 58 पे वापस नहीं जा सकता ऐसा कर, क्योंकि पहले स्टेबिलिटी के समिट पे बैठा होते, पहाड़ से नीचे आएगा ही क्यों, इसको क्यों अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन खराब करनी है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 1.5 नंबर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सवाल है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपसे चेक करवाया गया है, बस क्यू वैल्यू की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी। तो भाई ये जो आयरन है ना, आयरन, आयरन मान सकते हैं हम जो सबसे गहरे कर्जे में जो डूबा हुआ इंसान है ना, वो आयरन ही है, मोस्ट स्टेबल आयरन ही होता है। तो इसको आप एक स्टोरी से भी समझ सकते हैं। स्टोरी किसकी, स्टार्स की। जो स्टार्स होते हैं उनमें फ्यूजन रिएक्शन चल रही होती है और फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा है, तो हाइड्रोजन से हीलियम बन रही है, कार्बन बन रहा है, ऐसे करके एनर्जी पर एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है, 2 भारी भारी न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, मतलब वो हल्के हल्के ही है न्यूक्लियाई, पर क्या हो रहा है, इनका जो वजन है टोटल, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हल्का बनता है, उसका वजन कम आता है। तो इसका मतलब मास लॉस किया ऐसे चले गए, फिर मास लॉस किया ऐसे चले गए, फिर मास लॉस किया ऐसे चले गए, ऐसा करके मास लॉस करते जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं। इसका मतलब कर्जे में जा रहे, कर्जे में जा रहे, गड्ढे में डूबते जा रहे हैं। हद से हद कितना कर्जा कर सकते हैं, हद से हद कितना कर्जा कर सकते हैं, हद से हद भाई आयरन जितना कर सकते हैं। यानी जिस दिन इनका ये जो फ्यूल सोर्स है ये खत्म हो जाएगा, जिस दिन इनकी ये फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये आयरन बन जाएंगे अंदर। अगर स्टार का जो कोर है वो आयरन बन जाएगा, तो आयरन अब रिएक्शन नहीं कर सकता, अब वो फ्यूजन या फिशन नहीं दिखा सकता, वो सबसे गहरे गड्ढे में है, सबसे ज्यादा कर्जे में, मोस्ट स्टेबल है। तो क्या है, तो वहीं खेल खत्म। अब रिएक्शन हो जाएंगी बंद, फ्यूजिंग रिएक्शन भाई बंद हो जाएंगी स्टार्स में, और वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या करेगा भाई, वो अब ग्रेविटी के चक्कर में पड़ जाएगा उसकी में, यानी दिवालियापन हो गया उसका, सबसे ज्यादा गहरे कर्जे में चला गया है। अब वो एनर्जी रिलीज नहीं करवा पाएगा, रिएक्शंस हो जाएंगे अंदर बंद, नो फ्यूजन नो फिशन, कुछ नहीं होगा। तो वो स्टार्स क्या है भाई, नो लॉन्गर फाइट ग्रेविटी, ग्रेविटी को फाइट नहीं कर पाएगा, चमकेगा नहीं, एनर्जी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, इट कोलैप्स एंड एक्सप्लोड्स, फट जाएगा वो अपने आप, इन ए सुपरनोवा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा भाई, स्कैटरिंग द एलिमेंट इन इट इज क्रिएटेड अक्रॉस द कॉस्मोस, पूरे यूनिवर्स में ऐसे फैला देगा। द स्टेबिलिटी ऑफ आयरन डिक्टेट्स द लाइफ एंड द डेथ ऑफ द स्टार, कि स्टार जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये किससे पता चल रहा है, आयरन की स्टेबिलिटी से पता चल रहा है कि सबसे मोस्ट स्टेबल आयरन है। अगर कोई चीज आयरन बन गई तो इससे ज्यादा वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी। और यही चीज हमारी अर्थ की मोल्टन जो फॉर्म है, मैग्मा जो अंदर भरा पड़ा है कोर में, वहां आयरन और निकल ही है, आयरन निकल सबसे पीक पे होते।
ठीक है भाई। तो इतना सा था बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। ये जो चीज है, ये चीज आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी जब पढ़ोगे वहां मैं आपको समझा दूंगा कि चाहे फिशन हो रहा हो, टूट रहा हो कोई न्यूक्लियर, यूरेनियम टूट के चाहे बेरियम क्रिप्टन बना रहा हो, चाहे आपका फ्यूजन, देखो या तो यहां चल रहा हो फिशन टूट रहा हो, या यहां पर हो रहा हो फ्यूजन या जुड़ रहा हो, दोनों ही रिएक्शंस में क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। इनका मास, इनका मास, इनका मास, सबका मास आपको दिया गया है। सारे मास जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट्स का मास आ जाएगा, प्रोडक्ट्स का मास आ जाएगा। जोड़ोगे तो रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट का मास घटा दोगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब मास का लॉस हुआ है। रिएक्टेंट्स में से कोई हल्की चीज बनी है, मास लॉस हुआ है, तो पॉजिटिव क्यू वैल्यू आएगी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऐसे इस तरफ इनके भी मास दे रखे हैं, ये जोड़ोगे तो कुछ आएगा रिएक्टेंट्स का, इनके भी मास दे रखे हैं, इनको जोड़ोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट घटाओगे तो मास तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब मास लॉस्ट। फिर से क्यू वैल्यू कैसी आ जाएगी भाई, पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी एनर्जी रिलीज करवाएगा। इसका मतलब दोनों ही रिएक्शन में क्यू वैल्यू रिलीज होती है, पॉजिटिव होती है, फ्यूजन हो चाहे फिशन हो। ठीक है भाई, तो वो जब पढ़ेंगे तो वहां से हो जाएगा। तो लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या है इस एक्सरसाइज का, कि भाई बोथ फिशन एंड फ्यूजन द फाइनल प्रोडक्ट्स आर लाइटर। जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो हल्के बनते हैं, इसलिए मास का क्या होता है, हमेशा लॉस होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव क्यू वैल्यू मिलती है। इसका मतलब रिएक्शंस में से एनर्जी रिलीज ही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, चाहे वो फिशन हो चाहे वो फ्यूजन हो। ठीक है, तो हमने शुरू किया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भाई वो बीच का एरिया फ्लैट के होता है, क्योंकि सैचुरेशन होता है, आसपास के 4-5 लोगों से ही बात करता है, इसलिए वहां से न्यूक्लियर को निकालना, न्यूक्लियन को निकालना आसान होता है, मतलब उतना ही मुश्किल होता है जितना और 170 में या 30 में होता है। ठीक है, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी 8 साढ़े 8 के बीच में फंसी हुई थी। हैवी वाले थे जो, हैवी वालों की कम क्यों होती है, क्योंकि भाई वो टूट के फ्यूजन मतलब फिशन टूट के स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। और हल्के वालों की कम क्यों होती है, क्योंकि वो जुड़ के फ्यूजन करके स्टेबिलिटी की तरफ जाना, दोनों पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं। तो आज हमने बस बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझा है। अगला जो लेक्चर होगा भाई उसमें हम कवर करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। बाकी न्यूमेरिकल्स के आपको जवाब दिए गए हैं, समझ सकते हैं उनको खुद से भी, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। उसके बाद होगा न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स बचा है, रेडियो एक्टिविटी बची है, और क्या बचा है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैं आपको चलते चलते 3 सवाल और समझा दे रहा हूं, सिंपल से सवाल है वैसे एनसीईआरटी के, मतलब जो पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी वाले से ही है। फिर न्यूक्लियर फोर्स कल करेंगे अगले लेक्चर में। तो देखो इस सवाल में तुमसे कहा है बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी तुम कैलकुलेट करके दिखाओ जिसका मास दे रखा है तुम्हें, यानी उस नाइट्रोजन का तुम्हें मास दे रखा है, नाइट्रोजन एटम का। न्यूक्लियस बोला है ना वैसे तो इनने कि ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस, उसकी तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। पर ये जो वजन दिया होता है ना, ये वाला जो वजन दिया होता है, ये वजन उसके एटम का दिया होता है। इसका मतलब इसके अंदर 14 न्यूक्लियनों का वजन तो है ही है, 14 इलेक्ट्रॉनों का वजन भी शामिल है, इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो तुम बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे, इसके अंदर भाई 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉनों का वजन जोड़ोगे तो भाई प्रोटॉनों का वजन तुम्हें पता है, प्रोटॉनों का वजन तुम्हें पता है 1.0072 AMU, और न्यूट्रॉनों का भी तुम्हें पता है 1.0086 AMU। पर यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉनों का जो वजन आ रहा था इंडिविजुअली वो, और जुड़ने के बाद जो वजन दिया गया है सवाल में, वो दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी मास का डिफेक्ट कितना है। तो मास का डिफेक्ट कोरस्पॉन्डिंग हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो मास का डिफेक्ट निकालना हमें, तो कैसे करेंगे भाई, जो तुम्हें दे रखा है एटम का वजन, इसका मतलब इसके अंदर क्या दे रखा है, पूरा न्यूक्लियाई का वजन प्लस 14 इलेक्ट्रॉनों का वजन, ये दे रखा है तुम्हें। तो 14 इलेक्ट्रॉनों का वजन कैसे हटाएं इसमें से, तो थोड़ी चालाकी लगाते हैं हम यहां पर, चालाकी लगा के इस वजन को हटाया जा सकता है भाई। कैसे लगाएंगे, देखो अगर मैं जब जोड़ रहा था सबको इंडिविजुअल, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन और शामिल कर लेता हूं, 14 नहीं, सॉरी 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 गलत हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन और शामिल करने, 7 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे शामिल कर लेता हूं चुपचाप कि भाई प्रोटॉन में अगर इलेक्ट्रॉन का वजन ऐड हो जाए
तो वो तो हाइड्रोजन ही तो बन जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम ही तो बन जाएगा। तो क्या करूंगा, 7 तो हाइड्रोजन के वजन ले लूंगा और 7 न्यूट्रॉनों के वजन ले लूंगा। तो देखो इसके अंदर ऑलरेडी ही 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन शामिल हो गए और यहाँ ऑलरेडी 7 न्यूट्रॉन हो गए। तो सारे लोगों का इंडिविजुअल वजन तुल गया और इधर टोटल का हमें दे ही रखा है कि सारे इकट्ठे बैठने के बाद कितना आता है एटम का वजन। तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों का सेपरेट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो तुम्हें वजन लेना है वो 7 हाइड्रोजन का लेना है और 7 हाइड्रोजन का भाई यहाँ 7 2 नहीं आता, यहाँ 7 8 आता है। अभी मैंने कैलकुलेट करवाया था, तो ये वाला किया, फिर न्यूट्रॉनों का किया, तो ये टोटल इतना आया। और अब तुम्हें जो डिफेक्ट निकालना हो क्या कैसे आता है, ये तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना तो तुमने जोड़ के देखा और ये तुम्हें सवाल में दिया गया है, ऑब्जर्व्ड है। तो भाई ये वैल्यू अभी अभी किसने कैलकुलेट करी है, ये वाली यहाँ रख दी हमने। और ये वाली सवाल में दे रखी देखो 307 वाली, जब तुमने डिफरेंस निकाला तो इतना आया। अब ये AMU में अगर तुम्हें डिफरेंस मिल गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है वो तुम्हें सिखा रखी है, मल्टीप्लाई करी 104.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। फिर से एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ कि U से कैसे एनर्जी निकालनी है। अगर तुम्हें डेल एम की वैल्यू कुछ AMU में मिल गई, मान लेते एक AMU आ गई, तो E की वैल्यू कैसे आएगी, डेल एम सी स्क्वायर। और डेल एम की वैल्यू SCB होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। डेल एम की नहीं, एक AMU की वजन, क्योंकि ये इतना है, एक AMU को ऐसा लिखा जा सकता है। और मल्टीप्लाई का सी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये कहाँ रिप्लेस किया भाई, एक AMU जो वजन है उसकी जगह ये रिप्लेस किया, एक AMU इसके बराबर होता है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब AMU की जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। तो इसके पीछे जो AMU लगा हुआ है उसकी जगह बस ये लगाया है, तो आंसर अपने आप ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। यहाँ जो स्टूडेंट ट्रैप है वो यही है भाई, एटॉमिक वर्सेस न्यूक्लियर मास। हम एटॉमिक मास दिया जाता है हमें जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का शामिल होता है, तो हमें हाइड्रोजन एटम का वजन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को शामिल करते हुए, ना कि प्रोटॉन। तो हमें 7 प्रोटॉन नहीं जोड़ने, 7 हाइड्रोजन का वजन जोड़ना है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन शामिल करके जोड़ने, समझ गए भाई। दूसरा सवाल ऐसा कैसा है, जस्ट उसके अंदर तुम्हें नाइट्रोजन की बजाय आयरन का करवाया हुआ है, तो ये खुद करके तुम लोग देखोगे कि भाई इसके अंदर 26 प्रोटॉन है, 30 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, तो 26 हाइड्रोजन और 30 न्यूट्रॉन जोड़ने, और जो दिया गया वो मास घटा देना है, तो वैल्यू जो आएगी वो मास डिफेक्ट आ जाएगा और उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके तुम एनर्जी निकाल लोगे। ठीक ऐसा ही बिस्मिथ के लिए तुम्हें करना है, ठीक है। तो ऐसे करके सोल्व हो जाएगा। पर यहां से जो अच्छा रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो देखो वो क्या है, कि आयरन के सारे न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए, आयरन में जो 56 जो न्यूक्लियन है उनको तोड़ने के लिए तुम्हें भाई 500 ऑलमोस्ट 500 का खर्चा लगेगा। और बिस्मिथ जिसके अंदर 209 इंसान है, इनको तोड़ने के लिए, इन 209 इंसानों को तोड़ने के लिए तुम्हें खर्चा लगेगा इतना। तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी, भाई बिस्मिथ में तो खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब बिस्मिथ तो बहुत ही स्टेबल है। पर भाई बिस्मिथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये रिलीज करवा रहा है 209 लोगों को और ये रिलीज करवा रहा है ऑलरेडी 56 लोगों को। इसका मतलब ऐसा हुआ है कि तुमने एक चॉकलेट का पैकेट खरीदा, जिसमें डब्बा खरीदा जिसमें 56 चॉकलेट आई पर इतने रुपए का आया, और एक चॉकलेट का डब्बा तुमने खरीदा जिसमें 209 चॉकलेट थी पर वो इतने रुपए का है, 1600 मतलब 1640 रुपए का। तो तुम खुद यहां से कैलकुलेट कर लेना एक चॉकलेट कितने रुपए की पड़ी है, यानी महंगी चॉकलेट किसमें, आयरन में है कि बिस्मिथ में। तो तुम्हें पता चल जाएगा आयरन की चॉकलेट महंगी है, इसका मतलब आयरन की एक चॉकलेट लेने में ज्यादा खर्चा लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां से आयरन इज मोर स्टेबल देन दी बिस्मिथ। बिस्मिथ 170 से बाहर वाली कैटेगरी का है तो ये टूट के आएगा, और ये 170 और 30 वाली कैटेगरी है तो ये यहीं रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल है। तीसरा सवाल बहुत ही बढ़िया है, डेली लाइफ का एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया। एक सिक्का दिया गया है तुम्हें, कॉइन दिया गया है 3 ग्राम का, किस चीज का, कॉपर का। एक गिवन कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम द ईच अदर। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द कॉइन इज इंटायरली मेड ऑफ कॉपर। कह रहे हैं कॉपर का कोई ये मतलब तांबे का कोई सिक्का है 3 ग्राम का, तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़े कि वो सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके टूट के अलग हो जाए।
तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कॉपर का एक एटम को तोड़ने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगती है, एक एटम को तोड़ने के लिए। फिर देखेंगे कि 3 ग्राम में कितने एटम है, तो वो नंबर ऑफ मोल से उससे निकाल लेंगे। तो भाई इसके अंदर देखो 2963 दिया है ना, सवाल में दिया है, तो इसका मतलब 29 तो प्रोटॉन है और 69 में से 29 घटाएंगे तो 34 इसमें न्यूट्रॉन है। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें पता चल गया कितने तो प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो वजन निकाल सकते हैं। अरे भाई 29 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी शामिल करने, 29 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ने, क्योंकि यहां जो कॉपर का वजन दिया है उसमें सारे इलेक्ट्रॉनों का वजन भी शामिल होके आया है, तो ये तुम्हें लेना है ऑलरेडी। तो 29 प्रोटॉन 34 न्यूट्रॉन जोड़ के इतना वजन आ गया, ये तो तुमने एक्सपेक्ट किया है और ये एक्चुअल में था। तो एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल घटाएंगे तो तुम्हें मास का डिफरेंस मिल जाएगा, मास का डिफेक्ट मिल जाएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग बाइंडिंग एनर्जी तुम निकाल लोगे, पर वो एक एटम की मिलेगी, ध्यान रखना। एक एटम, कॉपर का एक एटम तोड़ने के लिए, कॉपर के एक एटम में से 29 प्रोटॉन और 34 न्यूट्रॉन अलग करवाने के लिए जो एनर्जी तुम्हारा खर्चा लगेगा, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगेगा। पर 3 ग्राम में तो भाई बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैठे हैं, तो वो 3 ग्राम में कितने एटम है वो निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे हम, तो भाई हम ये कह देंगे कि टोटल 63 ग्राम, यानी एक मोल में होते हैं अवोगाद्रो नंबर जितने, तो 1 ग्राम में कितने होंगे अवोगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाई 63 मोलर मास, तो 3 ग्राम में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिटरी मेथड लगा देना है तुम्हें, और यही चीज यहां हमने कैलकुलेट कर रखी है भाई, यूनिटरी मेथड से ही निकालना है यहां से, ठीक है। तो 63 ग्राम में इतने, फिर 1 ग्राम में डिवाइडेड बाई मोलर मास, और फिर 3 ग्राम में कितना मास ऑफ द कॉइन। तो ये अपने आप कट पिट के आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इतने मिल गए। तो एक एटम में जो एनर्जी लग रही थी इतनी लग रही थी, ये कैलकुलेट करी, ये कैलकुलेट करी, तो एक एटम को तोड़ने में इतनी लग रही है, तो इतने सारे एटम्स को तोड़ने में कितनी लगेगी, इतनी लगेगी। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोगों को, मेगा का तो 10 की पावर 6 लगाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वो करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3 बचेगा, क्योंकि 6 एडजस्ट कर देगा इसको। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिखा जा सकता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इतना लिखा जा सकता है जूल में। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको जूल में कन्वर्ट करके जूल में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उस सिक्के को इतनी एनर्जी देंगे जब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो होगा भाई वो लेक्चर होगा न्यूक्लियर फोर्स पर।